बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूँ ईशा अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं इस अच्छी खबर के साथ कि सैफ अली खान की अस्पताल से वापसी हो चुकी है बिलाखिर। और ये एक अच्छी चीज़ है, जल्दी रिकवर कर गए हैं और वैसे भी वो हटे घटे हैं और अपने आप को फिजिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान थे उनके फैंस, कंसर्न्स थे उनको और इस हवाले से मायूसी का, परेशानी का इजहार भी किया था करीना कपूर ने, जो कि हमने आपको बताया था। लेकिन ये तस्वीर है इशाल, जिसमें वो हाथ में बैंडेज पहना हुआ है, गले में भी कुछ उनको बैंडेज लगा हुआ है, लेकिन बज़ाहिर वो ठीक लग रहे हैं। बज़ाहिर वो ठीक लग रहे हैं। जिस तरह से जुनैद कह रहे हैं कि हट्टे कट्टे से मुराद ये है कि वो बिल्कुल फिट है। इस उम्र में भी वो उन्होंने अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक रखा हुआ है। तो वो जिस तरह से उन्होंने फाइट की है इन जख्मों के साथ। और वैसे आपको अंदाजा है कितनी उम्र होगी? 50-60 तो क्रॉस कर चुके होंगे। 50+ हैं और दिखने में बिल्कुल नहीं लगते, बल्कि मेरे ख्याल में अराउंड 60 होंगे। लेकिन जुनैद अगर आप देखें तो वो लगते हैं अभी भी आज भी वो 25-26 के लगते हैं। 60 के अराउंड बुजुर्ग होते हैं, वो तो वो हिल नहीं पाते हैं। और जिस तरह से बहादुरी से मुकाबला किया है, चाकू के वार 6 वार थे, बिल्कुल 2 गहरे भी थे उसमें। और जिस तरह से वो जो नौजवान लड़का था उसके ऊपर काबू पाया इन्होंने, और उसके हाथ में हथियार भी हो और फिर आप उसके ऊपर काबू पा लें, और फिर जिस तरह से उन्होंने बहुत जल्द इन 6 वारों से रिकवर किया है, ये बड़ी बात है। लेकिन सवालात अभी तक जवाब तलब हैं। और जिस तरह से करीना कपूर का बयान सामने आया कि जी कोई किसी किस्म का सोना या कोई कीमती चीज़ चुराने के बजाय वहाँ पे मौजूद जिया के ऊपर सबसे पहले वो हमलावर उसके ऊपर झपटा है, जिस पर रेजिस्ट किया है सैफ अली खान ने। और ये ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने जान को दाव पर लगा के इस हमले को भी नाकाम बनाया। लेकिन वो उस हमलावर का मकसद क्या था, यकीनी तौर पर ये तहकीकात में सामने आना ज़रूरी है। और अभी तहकीकात जारी हैं, हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप 5 स्टोरीज। आपको बताएंगे कि खेल से खिलवाड़, भारत की जिद, ढिठाई और हठधर्मी बरकरार है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। बीसीसीआई ने ये इंडिया दिया है, लेकिन साथ में हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि आईसीसी की तरफ से करारा जवाब आया है। उन्होंने कहा कि जी ये रूल्स में शामिल है, ऑप्शन नहीं आपके पास, आपको अपनी जर्सी के ऊपर मेज़बान मुल्क का, जो कि पाकिस्तान है, उसका नाम छपवाना ही होगा, अदरवाइज आपको इसके नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बात होगी अद्वियात महंगी हो गई जनाब, मरीज परेशान है, हुकूमत खामोश है। ज़िंदगी बचाने वाली दवाओं की कीमत में 50% से ज़ायद इजाफा हो गया है, जो कि मेरे ख्याल में एक क्राइम कहा जाएगा। हुकूमत की तरफ से अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इसकी फौरी रोकथाम नहीं की जाती, वजूहात क्या हैं ये भी आपको बताएंगे, और क्या इकदाम अब तक हुए गवर्नमेंट सतह पे, हुकूमती सतह पे, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि कौन सी डाइट आपके लिए हो सकती है बेहतर, क्योंकि ये हर दूसरे शख्स का मसला है। कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर दीगर जो मामलात हैं, क्या ये मुमकिन होगा कि इन तमाम रूटीन्स को फॉलो करके आप अपने आप को सेहत, तंदुरुस्त और तवाना रखते हुए स्मार्ट भी बना सकते हैं। और आपको बताएंगे उस बाहिम्मत माँ के बारे में भी, जिसने बेटे के साथ एक ही यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। ये बाकमाल माँ कौन है, इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि माँ का लाडला अच्छा शौहर क्यों नहीं बन पाता। क्या वजूहात हैं कि एक बेटा तो बहुत अच्छा होता है, माँ का बड़ा लाडला होता है, लेकिन वही जब शौहर बनता है तो वो अपनी अमली ज़िंदगी में उतना अच्छा शौहर या तो वो नहीं हो सकता। अच्छा बेटा बन जाता है या अच्छा शौहर बन पाता है, तो दोनों चीज़ें क्यों नहीं हो पाती, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी तैयारियां पाकिस्तान में भरपूर तरीके से जा रही हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान है मेज़बान, और हमने हमेशा दिल खोल के मेज़बानी की है। इंतजामात कितने मौसर हैं, नेशनल स्टेडियम में कितनी तैयारी हो चुकी है, रुक कर लेते हैं वहाँ का। सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल जी, कराची की तामीर, ताज़ीन और आराइश किस मरहले में दाखिल हो चुकी है, ये जानते हैं सलाउद्दीन से। सलाउद्दीन, आप बताइएगा कराची स्टेडियम का काम कहाँ तक पहुँचा है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बड़े इवेंट के लिए जो है वो तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में नेशनल स्टेडियम में जो तरक्याती काम है वो इस वक्त आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि नेशनल स्टेडियम के अंदर जो तरक्याती काम है, उस हवाले से मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फैंस लगे हुए हैं, इससे पहले यहाँ पर जो है वो जाली लगी हुई थी, जिसको हटा दिया गया है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जो यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को देखने
के लिए आते थे तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब उसे हटाकर यहाँ पर ये फैंस लगा दिए गए हैं। अब जो है खिलाड़ियों को देखने के लिए और उनको खेलते हुए देखने के लिए कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा शायकीन क्रिकेट को। अब अगर दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो ये इनक्लोजर जो है यहाँ पर दो बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। एक स्क्रीन जो है वो इस साइड पर लगेगी इस इनक्लोजर में, जहाँ पर जो है बड़ी इंटरनेशनल सतह की जो है स्क्रीन लगाई जाएगी। और जबकि दूसरी जानिब अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वसीम अकरम इनक्लोजर है। दूसरी स्क्रीन जो है वो इस तरफ जो है वो लगाई जाएगी। तो यहाँ पर भी जो है वो बड़ी स्क्रीन जो है वो लगाई जाएगी इंटरनेशनल सतह की। तो नेशनल स्टेडियम के अंदर ये दो बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। और दूसरी जो तरक्याती काम है वो इस वक्त आखिरी मराहिल में पहुँच गया है। और फैंस की जो तादाद के हवाले से जो बताया जा रहा है कि जो शायकीन क्रिकेट यहाँ पर आएंगे उनके लिए जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर जो है वो 30,000 की कैपेसिटी यहाँ पर मौजूद है कि शायकीन क्रिकेट यहाँ पर आकर जो है वो मैच देख सकते हैं। इस जानिब जो है उस सिलसिले में जो है नई कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं। ये जो दो इंक्लूजन है यहाँ पर जो है फैंस के लिए, जो शायकीन क्रिकेट आएंगे उनके लिए नई जो कुर्सियाँ हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। तो अभी जो है वो तरक्याती काम जो है वो आखिरी मराहिल में पहुँच गया है। कहा जा रहा है कि 31 जनवरी तक नेशनल स्टेडियम में जो तरक्याती काम है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का जो इनेकाद होने जा रहा है, एक बड़ा इवेंट है, उस सिलसिले में जो है 31 जनवरी तक नेशनल स्टेडियम कराची को मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार हम कर उम्मीद लिया करते हैं कि वक्त से पहले 31 जनवरी डेट दी गई है, तमाम इंतजामात मुकम्मल होंगे। लेकिन मामला जो है जर्सी पे नाम ना लिखवाने का, रोहित शर्मा के भी पाकिस्तान ना आने का, चंद्रशेखर लूथरा इंडियन सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप दोनों को वेलकम कहेंगे। शेखर भाई, हम बात कर रहे थे कि शायद कोई बर्फ़ पिघले, अब तो मामला आ गया जर्सी के ऊपर नाम लिखवाने का भी। बीसीसीआई इनकारी है कि जी हम मेज़बान मुल्क का ही नाम नहीं लिखवाएंगे। फिर हम उम्मीद लगाए बैठे थे, वेलकम करने के लिए तैयार थे कि हमारे साथ जो ग्रुप फ़ोटो होना है, एक एसओपी है, रोहित शर्मा आएंगे, उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया। तो ये जिद, ये कब तक जारी रहेगी और खेल इससे मुतासिर होता रहेगा? देखिए, पहली बात, मुझे पहले से ही मालूम था, जब हम पहले भी बात कर रहे थे, जब इंडिया ने आने से इनकार किया था, आईसीसी ने एक दोनों के बीच में समझौता करवाया था। वो समझौता कुछ नहीं है, वो जय शाह का एक स्टाइल है। स्टाइल नहीं कहूंगा, उनकी एक मजबूरी है। लेकिन अब उनके लिए बहुत ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि पहले वो बीसीसीआई के एक सेक्रेटरी भी थे जो कि नए गए थे 1 दिसंबर में। लेकिन अब उनके पास कोई जो कहते हैं ना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब वो आईसीसी के चीफ है, यहाँ पर उनके दूसरे पप्पू बैठ गए हैं। यहाँ पर अलग एक उनकी पार्टी का कब्जा है जो बीसीसीआई पर है, वहां पर कोई और लोग को बिठा दिए गए। लेकिन अब जो जय शाह है, मैंने कहा था पूरा वर्ल्ड अब उनका टैलेंट देखेगा। अब वो टैलेंट दिखाने का, अब वो क्या करेंगे? देयर इज ओनली वन ऑप्शन, या तो भारत को ये करना पड़ेगा, अदरवाइज उन पर कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए, चाहे वो बैन हो या कोई पेनल्टी हो। ये तो देखिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको चलना पड़ेगा आईसीसी का, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर आईसीसी टूटने की कगार पर आ जाएगा। शेखर भाई, ये तो कह भी दिया है, आईसीसी ने तो सख्त मौकिफ अपना लिया है। उन्होंने कहा ये एसओपीज हैं और ये आपको मानना पड़ेगा हर सूरत में। जो इस वक्त मेज़बान टीम है उसका नाम तो हमेशा से छपता रहा है और आपको भी छापना पड़ेगा। तो क्या अब आईसीसी मनवा पाएगा अपनी बात? क्योंकि तसल्लुत तो बेशक बीसीसीआई का ही कायम है, आईसीसी पर भी, तो क्या मनवा पाएंगे? देखिए, मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो आईसीसी है वो कुछ नहीं है, एक ब्रांच है इंडिया की, एक्सटेंडेड ब्रांच है, जो दुबई में एक ऑफिस, कहते हैं ना इधर से उधर पैसा करना हो तो उसके लिए है। अदरवाइज अगर बीसीसीआई में पहली बार ऐसा हुआ, जो हमारा मेन ऑफिस है मुंबई में, वहां पर एक बहुत बड़ा कमरा जय शाह को दिया गया है। उससे पहले क्या होता था, जो भी शशांक शेखर है, शशांक मनोहर है, या श्रीनिवासन है, शरद पवार है, उनके कमरे एक अलग जगह होते थे, जैसे चेन्नई में थे श्रीनिवासन का। लेकिन बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स में कभी नहीं था। अब वो एक्सटेंडेड ब्रांच हमारी यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, तो हमारे दोनों ही कारोबारी दोनों जगह बैठ गए। ये उनका टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है। मैं तो ये मानता हूँ जय शाह के लिए एक लिटमस टेस्ट है।
अगर वो इसमें पास होते हैं तो हम सभी लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा लीडर आया है, जो शायद अपने फादर को भी मना सकता है, जो ये अपनी जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उनके फादर वहां भी मना सकता है। अदरवाइज उनका होने का वहां कोई काम नहीं रह जाएगा। बिल्कुल आप सही। समझिए, यू आर नॉट, आप किसी एक कंट्री के लिए नहीं खेल रहे, या वहां पर एक कंट्री के लिए वहां नहीं जा रहे हैं, ठीक। नुमाइंदे नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट के लिए आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। मेरे पास और मुझे ये नहीं लगता तासुब इसके जो अलावा है कोई ऑप्शन ये पूरे खेल को मुतासिर कर रहा है, क्रिकेट को मुतासिर कर रहा है। अहमद भाई, आपके ख्याल में यही तवक्को थी, यही रिस्पॉन्स आना चाहिए, आ रहा था बीसीसीआई की तरफ से, जो खबर सामने आ चुकी, जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और पीसीबी का रद्देमल क्या होना चाहिए इस पे अब? देखें जी, बीसीसीआई जब कोई नई हरकत करता है तो मैं ये सोचता हूं कि ये बड़ी नीच हरकत है, और इससे नीच हरकत बीसीसीआई नहीं कर सकता, लेकिन बीसीसीआई हर बार मुझे गलत साबित करता है उससे भी नीच हरकत करके। इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो सके, उसके लिए डिफरेंट प्रोपेगेंडे किए गए, हाइब्रिड में कराने की बात की गई, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करने की बात की गई, फिर स्टेडियम्स की रेनोवेशन को लेके एक वावेला मचाया गया। जब इंडिया ने देखा कि कुछ भी हमारे जितने भी टैक्टिक्स हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे, तो फिर अब यही चीज रह गई थी जो इंडिया कर सकता था। और मेरे ख्याल में इंडिया खुद एक चीज जो है ना इजाद कर देता है, फिर पाकिस्तान भी जब वही काम करता है फिर इंडिया का एक रिएक्शन आता है। इंडिया ये भूल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर इस साल पाकिस्तान में है तो अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है। तो जैसे जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ बिहेव कर रहा है और आईसीसी की भी परवाह नहीं कर रहा, और एक आईसीसी इवेंट है जिसको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं इंडिया की तरफ से नजर आ रही, तो फिर जब पाकिस्तान ये चीजें करेगा तो फिर इंडिया को पाकिस्तान जब ये अहमद करेगा तो भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी भी भारत का हम देख रहे हैं कि भारत शायद उसी चीज का बदला ले रहा है जो कि रिटर्न में ले लिया गया है। तो शेखर भाई, ये क्या भारत बर्दाश्त कर पाएगा अगर यही रवैया पाकिस्तान की जानिब से किया? और मेरे ख्याल में भारत से ज्यादा बेहतर होगा हम बीसीसीआई की बात करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने इस सारे खेल को, इस सारे प्रोसेस को मुतासिर किया हुआ है। बस फैंस के और इवन क्रिकेटर्स भी ये नहीं चाहते होंगे जो हो रहा है। एग्री करेंगे आप शेखर भाई? देखिए क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत बड़ी चीज थी। मुशर्रफ साहब आए, जिलानी साहब आए, उसके बाद वर्ल्ड कप्स में या दूसरे मैचेस में कितनी बड़ी क्रिकेट डिप्लोमेसी थी, बातचीत होती थी, बात करते थे, एक तिजारत को हम आगे बढ़ाते थे। लेकिन फिलहाल मैंने कहा ना, एक डिफरेंट पार्टी है यहाँ पर जो ये सब नहीं चाहते। उनका वोट बैंक अगेंस्ट पाकिस्तान है, अगेंस्ट मुसलमान है, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और लेकिन मैंने कहा फिर से, मेरी होप्स बहुत है, ये होप्स फॉल्स हो या कुछ भी हो, मेरी जय शाह से बहुत होप्स हैं। अच्छा। क्योंकि अब उनको पहली बार ऐसा ओहदा मिला है जिसमें अपनी एक पार्टी या अपने एक मुल्क को छोड़ करके पूरी दुनिया की क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कहा मेरे साथी ने वहां पर कि या अगली बार पाकिस्तान इंडिया आएगी, वो क्या करेंगे? वो भी दुबई से बैठ करके अपना झंडा किसी और का नहीं लगाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा सीरियस मामला है, और ये अंग्रेजों वाला तो काम हो नहीं सकता 1947 से पहले कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। द रूल्स आर सिमिलर फॉर एवरी कंट्री। तो इस रूल के तहत तो फिर इंडिया भी फंसेगा कल। अच्छा, पिछली बार शेखर भाई आप ये कह रहे थे कि कुछ रियासतों में इलेक्शन है जो सपोर्टर्स इंतहा पसंद ज़हनियत रखते हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लगता तो ऐसा कि इंतहा पसंद सोच उन अनासिर की है जो चाहते ही नहीं कि बर्फ पिघले। नहीं, पहली बात, इलेक्शन हमेशा होते रहते हैं, ये इंडियन डेमोक्रेसी है, ठीक है। यहाँ अब दिल्ली के इलेक्शन है, फरवरी 3 या 5 को दिल्ली के इलेक्शन, जो कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो इलेक्शन तो चले रहेंगे, और इलेक्शनों में यही सिग्नल देना है कि कुछ फ्री में बांट दीजिए रेवड़ियां, कुछ ऐसे सिग्नल दीजिए कि देखिए हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी, हमने ये कर दिया। ये सब फॉल्स नैरेटिव चले रहेंगे। लेकिन प्योरली क्रिकेट के बेसिस पे मेरी होप्स बहुत ज्यादा है जय शाह को। आई होप ही विल प्रूव अस राइट, और पहली बार वो एक बड़ा दिल दिखाएंगे। आपकी होप तो है शेखर भाई, आपने तो तब भी कहा था कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद शायद कुछ बर्फ पिघलेगी, लेकिन अभी जय शाह ने कुछ कर दिखाया नहीं है। अहमद भाई, अगर आपकी तरफ आऊं तो हम मोहसिन नकवी साहब से, जिस तरह से इन्हें जय शाह से बहुत उम्मीदें, हमें मोहसिन नकवी साहब से बड़ी उम्मीदें हैं, और मोहसिन नकवी साहब हमेशा हमें सबज बाग ही दिखाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब ठीक है, सब बेहतर है, और जब इंटरनेशनल टीमों ने आना था या फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि भारत आएगा पाकिस्तान में, लेकिन हमने देखा कि भारत की मानी गई और फिर हम न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए। अब मोहसिन नकवी साहब का क्या ट्रांस होगा, वो इस पे क्या मौक़िफ़ रखेंगे?
देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करता हूँ कि मोहसिन नकवी तब बाग दिखाया। उसकी वजह ये है कि आपका कौन-सा पहले चेयरमैन था, जिसने ये कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी इंडिया से किसी लेवल पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और उस स्टांस पे फिर कायम भी रहा। मोहसिन हम्म। नकवी के इस स्टांस पे कायम रहने की वजह से ही आपका स्केड्यूल 2-3 महीने लेट हुआ। आईसीसी को भी वक्ता पड़ा हुआ था, बीसीसीआई को भी वक्ता पड़ा हुआ था, ब्रॉडकास्टर का भी डंडा इन दोनों के सर पे था। तो उन्होंने काफ़ी हद तक इस मैटर को ठीक तरीके से हैंडल किया है। जहाँ तक बात है इंडिया के ना आने की, तो कोई मुल्क अगर आपके मुल्क में आके खेलना नहीं चाहता, तो आप उसको ज़बरदस्ती तो पकड़ के नहीं ला सकते। आप सिक्योरिटी की एश्योरेंस करा सकते हैं, आप फैसिलिटीज़ की एश्योरेंस करा सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि भई अगर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता तो बाकी टीम्स भी पाकिस्तान ट्रैवल ना करती, और वो सिर्फ़ हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो नहीं ट्रैवल कर रही, इससे पहले भी सक्सेसफुल टूर्स हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो आई थिंक कि उन्होंने जिस तरीके से इस मैटर को हैंडल किया है, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया है, और ये अभी हम जब आगे इंडिया में इवेंट्स आएँगे, उसका तो रिज़ल्ट हमें उसमें तब उसमें नज़र जवाब आएगा। देने का मौका जब होगा। पाकिस्तान अच्छा, अब मैचेस न्यूट्रल अहमद भाई, खेलेगी और सुनील गावस्कर ने फोरकास्ट की है और उन्होंने फेवरेट करार दिया है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को, जिस पे उन पे बड़ी तनकीद भी हो रही है। तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान को इन सारे जो शिकवे शिकायत हैं, ये जो एक मुतासबाना रवैया है, खेल के ज़रिए जवाब देने का। कैसी तवक्कुआत हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर और फिर सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचने को लेकर? ये मुझसे सवाल जी कर रहे हैं आप? जी, अहमद भाई पहले आप बताइए, फिर शेखर भाई से भी यही सवाल देखिए पूछेंगे। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम रीसेंट पास की वनडे की परफॉर्मेंस देखें तो वो आउट क्लास है, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टॉप 4 में कंसीडर किया जा रहा है। हम्म। और पाकिस्तान ने जिस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया, तो वनडे में एक तो हमारे जो टीम कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड नज़र आ रहा है। उसके साथ-साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओडीआई के डायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंसेस है वो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी है और फेवरेट्स में भी है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान क्योंकि होस्ट है और डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को ये भी काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल एक एज हासिल है। एडवांटेज देगा। लेकिन आईसीसी इवेंट का एक अपना प्रेशर होता है। आप नो डाउट ऑस्ट्रेलिया को आपने ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, लेकिन जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में आएँगे तो एक डिफरेंट प्रेशर होगा, एक डिफरेंट हम्म। माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा, और वो आप तभी जीत सकते हैं या टॉप टीम्स में आ सकते हैं जब हम्म, आपका एग्रेसिव माइंडसेट और अटैकिंग हम्म। क्रिकेट और अटैकिंग अप्रोच वाला माइंडसेट होगा, जो कि मॉडर्न क्रिकेट की हम्म। रिक्वायरमेंट है। ठीक है अच्छा, ठीक है। शेखर अच्छा, भाई। शेखर भाई आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सुनील गावस्कर ने जिस तरह से पाकिस्तानी टीम को फेवरेट करार दिया है, तनकीद तो उन पर हो रही है। पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है कि अब भारत में बैठा हुआ कोई उन्हें इतना फेवरेट करार दे रहा है, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? भारत के अंदर क्या तासुर है इसके ऊपर, देखिए, और आप पहली किसको बात ये फेवरेट एक्स्ट्रा समझते हैं? प्रेस देखिए, मेरे लिए फेवरेट कोई भी कंट्री हो सकती है। फिलहाल इंडिया तो स्ट्रगल कर रही है। इंडिया को तो प्रूव करना और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रेशर उन पर डल गया है। आप सोचिए, जब ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ये सब हरकतें करते हैं, जय शाह जैसे लोग वहाँ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रेशर लड़कों पर है कि जाइए और प्रूव कीजिए। कहाँ कीजिए? दुबई में। अरे पाकिस्तान जाइए ना, वहाँ लड़ कर के आइए और हरा कर के आइए। मेरा हमेशा ये मानना है, जाइए उस कंट्री में और कर करके आइए। वो पुराने मंज़र देखिए ना, गावस्कर साहब जाते थे, इमरान जी हाँ। खान कहते थे मैं सेंचुरी नहीं होने दूँगा। वो था एक कॉन्टेस्ट। और ये क्या मजा भी आप इसी में है, दुबई और ये वुबई एक में बड़ा कहीं मौका मेरे ख्याल में मजा खो दिया इसी है चीज़ में है। भारतीय टीम ने। लेकिन लेकिन मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान सच में अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। तो अगर टॉप 4 में तो मैं 100% उनको मानता हूँ, और इंडिया को भी आई होप कि हम अच्छा खेल लेंगे। हमारे जितने भी प्रेशर्स है उसको ना सोच करके हम अच्छा क्रिकेट खेल लेंगे। दुबई अहमद, हो या आप क्या कुछ भी कहते हो, हैं? और शेखर हम भाई ने तो टॉप 4 में जाएँगे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही टॉप 4 में कंसीडर कर लिया। आप क्या समझते हैं, कौन सी टीम को आप देख रहे हैं? देखिए जी, इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये भी इंग्लैंड। अच्छी टीम है। देखिए, एक होती है आपकी ख्वाहिश के तौर पे मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जी पाकिस्तान जीत जाए चैंपियंस ट्रॉफी, उनकी होगी कि इंडिया जीत जाए, लेकिन रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो बाकी टीम्स भी हैं और बाकी टीम्स भी अच्छी हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। हाँ, हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट जो रीसेंट पास की परफॉर्मेंस है और जो कॉम्बिनेशन है वनडे के अकॉर्डिंग, वो बड़ा जबरदस्त है। इंडियन क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं कि उन्होंने भी जो स्क्वाड अनाउंस किया है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। लेकिन देखें, इंडिया पे एक्स्ट्रा प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो पाकिस्तान से इतने हम्म। इंडिया ने
जो इंडियन क्रिकेट टीम पे अब वही इनकी बात से बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा और एग्री भी करता हूं कि अब लड़कों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप भाई प्रूव आपको। और अगर इंडिया ये मैच पाकिस्तान से हार गया, इंडिया पाकिस्तान वाला जो है खास तौर पे, तो आप देखिए ये तो जब टीमें खेलेंगी इंशाल्लाह तब पता चल जाएगा कौन सी टीम जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। शकील भाई जाते जाते अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि पाकिस्तान में अपनी टीम को ना भेजना सिक्योरिटी थ्रेट्स की बिना पर या कोई भी वजूहात रखने की बिना पर आप नहीं भेज रहे, समझ में आता है, लेकिन जर्सियों के ऊपर पाकिस्तान का नाम ना लिखा जाना या टीम की वहां पर मौजूदगी ना होना पाकिस्तानी टीम की, मेजबान टीम की, ये समझ में नहीं आ रहा। इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है भारत का बिलाकर? देखिए, मैं तो हमेशा ही जानता हूँ, जो अगर बड़े मुल्क हो और बड़े भाई हो, तो बड़े भाई की तरह करके दिखाइए। देखिए, ये तक़सीम जो है, जो अंग्रेज़ करके चले गए, उसको और मत बढ़ाइए। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अगर बड़ा दिल है, तो दिखाइए ना। जाइए ग्राउंड्स पे खेलिए, जाइए और उनके साथ हाथ मिलाइए, गले मिलिए। इससे कुछ ख़राब तो नहीं होने वाला है। लेकिन वही का एक अलग मंज़र है, अलग वक़्त है, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। वेरी अनफॉर्च्यूनेट। थैंक यू सो मच चंद्रशेखर लुथरा हमारे साथ मौजूद थे, अहमद कुरैशी थे और भारत की तरफ से हटदर्मी बरकरार है जनाब। और हम आप कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे किस किस मौके पे खिलवाड़ किया गया है और ये सिलसिला रुका नहीं है, जारी सारी है। देखते हैं कहाँ पे अख्ताम होता है, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है कि बेहतर खेल पेश किया जाए, बेहतर मेज़बानी की जाए। जो आएगा उसको वेलकम कहेंगे और जो नहीं आना चाहता वो शौक से ना आए। उनके लिए मेरे ख्याल में न्यूट्रल वेन्यू ही बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए। एलन मस्क के साइबर ट्रक की बात हो जाए। पाकिस्तानियों के जुगाड़ लगाने में तो कोई मुकाबला नहीं है जनाब। एक ऐसी सबसे पहले हम उनका जो ओरिजिनल ट्रक है वो देख लेते हैं। रेप्लिका बनाया, पहले ओरिजिनल देखिए। ये जी ओरिजिनल ट्रक है जिसकी मालियत मिलियन ऑफ डॉलर्स में है, लेकिन इसको हर कोई अफोर्ड भी तो नहीं कर सकता। एलन मस्क ने बनाया है जी साइबर ट्रक, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया गया है। ऐसे माजरत के साथ जो लोग इसको पसंद करते हैं वो उनकी पसंद है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन मुझे ये आपको अच्छा ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा। डालडा के टीन के डब्बों से जोड़ा हुआ कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट लग रहा है। ये भी खैरादिया से बनवाया हुआ लग रहा है। तो मेरे ख्याल में जो उसका एक रेप्लिका बनाया पाकिस्तान में, हाँ जी इसमें आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जुनैद इसमें आप किसी को भी हाईजैक करके ले जा सकते हैं, घुसा दें कुछ भी। आप सामान आपने ट्रैवल करना हो तो मेरे ख्याल में एक लगेज बॉक्स के बहुत ही तौर पे खूबसूरत लेकिन बनाया गया है और जदीद टेक्नोलॉजी इसके अंदर रखी गई है। लेकिन जो पाकिस्तान में बनाया गया वो यकीनी तौर पे काबिल तहसीन कदम है कि हम रेप्लिका अब आपको दिखाते हैं जी सस्ता जुगाड़ पाकिस्तानियों की तरफ से। जबरदस्त जवाब दिया गया टेस्ला को, इलॉन मस्क को। ये देखें जी, ये आ गया शाहकार जिसका था सबको इंतजार। लिटरली बिल्कुल हूबहू है यार जुनैद, ये तो ऐसे लगता है जैसे डिटो कॉपी बनाई गई है। और जो मैं कह रही थी कि कॉपी बनाने में रेप्लिका में हम बात की जाए ना, तो मेरे ख्याल में जो साइड मिरर था ना साइबर ट्रक का, शायद उस कीमत पे या शायद उससे भी कम कीमत पे ये पूरा ट्रक बन गया होगा। जाहिर बात है। अच्छा, ये मुझे लगता है टीन के डब्बों से बनाया गया है जो आप बात बनाया वो भी इसी से ही है, सिर्फ उसके ऊपर टेस्ला लिखा हुआ है, इस वजह से वो एक ब्रांड है और उसकी इतनी मालियत है। लेकिन ये जो पाकिस्तानियों ने बनाया, लेकिन ये भी खूबसूरत है और आप देख लें ये भी एक अच्छा ये बाकायदा एक ट्रक की शेप में नजर आ रहा है आपको। और जिस तरह से उसने बिल्कुल देसी वाला तरीका कार इस्तेमाल किया इसको बनाने शेप और बना दी। खैर शेप तो रोल्स रॉयस की भी बनाई गई है, यहाँ पे रेप्लिकास उसके भी बनाए गए हैं। तो लेकिन जिसने बनाया उसने क्या सोच कर इसको कारीगरी है जी, इंस्पायरेशन है और उसने वो आइडिया लिया, उसकी शेप को उसने अगर वो भी एलन मस्क होता तो यकीन माने जुनैद उसी मालियत का यहाँ पर भी आपको साइबर ट्रक देखने को मिलता। लेकिन ये एक सस्ता साइबर ट्रक है जो पाकिस्तान में बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे पाकिस्तान के बहुत सारे और मसले जिसमें अद्वियात की कीमतें बढ़ जाना भी एक बड़ा मसला। 50% इजाफा हो चुका है जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। बात हो जाए महफूज तरीन शहरों की, दुनिया भर में सर फहरिस्त आया जी अबू धाबी और इसको एक बार फिर से पहले नंबर पर लाने की वजह उनके इकदाम हैं जो काविशें की गई हैं अबू धाबी की गवर्नमेंट की तरफ से। अबू धाबी दुनिया के सबसे महफूज तरीन शहरों की नई साल की फहरिस्त में एक बार फिर से जी
पहले नंबर पर आ चुका है और ये पहली बार नहीं हुआ। अमारात न्यूज़ एजेंसी वॉम के मुताबिक अबू धाबी नैम्ब्यू डेटा में बेस के सर्वे के मुताबिक अबू धाबी दुनिया के सबसे महफूज तरीन शहरों की जो 2025 की फहरिस्त है उसमें एक बार फिर से पहले नंबर पर आया है। तो अबू धाबी मुसलसल 9वें साल 2017 से दुनिया की महफूज तरीन शहरों की लिस्ट में 352 की फहरिस्त है ये जो जारी की है उसमें पहले नंबर पर विराजमान है, जिसकी वजह जो है वो ये समझा जाता है कि वहाँ की जदीद सिक्योरिटी प्लानिंग है, हिकमत अमली है, इकदाम हैं जो कि अबू धाबी ने अपने आप को पुरअमन शहर बनाने में किए हैं। पूरी दुनिया से, इवन यूरोपियन कंट्रीज से, भारत से और मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक से भी लोग यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आते हैं, ख़ुद को महफूज महसूस करते हैं, कारोबार करने के लिए, जॉब्स करने के लिए। तो यकीनी तौर पे वो सारे इकदाम हैं, वो सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से है, आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, लेकिन आपको उन कवानीन को सख्ती से फॉलो करना पड़ता है जो कि यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए गए हैं। ये इनकी कामयाबी का बिल्कुल। और आप देखिए कि अवाम और गवर्नमेंट मिलकर जो है वो रूल्स गवर्नमेंट अगर बनाती है तो अवाम उसको फॉलो करते हैं और वहाँ पे जाके सारे सीधे भी हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर कोई दाएं बाएं कोई जिगजैग का आदी भी है तो जब आप यूएई में दाखिल होते हैं, एयरपोर्ट की हदूद में एंटर होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी हैंकी फैंकी की, अगर थोड़ी सी भी आपने वायलेशन की, तो फिर आपको हज़ारों दिरहम में उसका जुर्माना अदा करना आप आम गाड़ी ड्राइव करते हुए रोड्स की वायलेशन नहीं कर सकते। रूल्स वायलेशन अगर आप करते हैं तो आपको जो भारी भरकम जुर्माना अदा करना पड़ता है, इतनी आपकी गाड़ी की मालियत नहीं होती जितना आपको जुर्माना अदा करना पड़ता है। तो आप रोड पर निकलते हुए, सिग्नल पर निकलते हुए आप खुद ही इंसान बन जाते हैं और आपको तमाम रूल्स फॉलो करने लगते हैं। छोटी सी गलती आपकी जेब पे इतनी भारी पड़ेगी तो फिर आप कोई भी वायलेशन करते हुए 1000 बार सोचेंगे। और क्राइम भी नहीं है ना वहाँ। क्राइम ना होने की वजह भी यही है कि सजाओं का सख्त होना, सजाओं का मिलना और उस पर अमल दरामद होना, ये सारे इकदाम हैं जिसकी वजह से मुसलसल 9वीं बार यूएई ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, दुनिया के महफूज तरीन शहरों में अपने मनवाया है। तो ये यकीनी तौर पे फॉलो करना चाहिए इन कवानीन को, इन इकदामात को। और अगर बड़ी अचीवमेंट है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी शहर के लिए कि आप पुरअमन ममालिक में शुमार होते हैं, पुरअमन शहरों में शुमार होते हैं। ये इस तरह के इकदाम मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में भी अगर हों तो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में हम भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। आप कुछ आगे बढ़कर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान भी कुछ मामलात में बहुत आगे है। तो पाकिस्तान की पाकिस्तानी फल और उसमें फलों का बादशाह आम वो किस मुल्क में सबसे ज़्यादा खाया गया आपको वो बताएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश की गई है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आम जो है वो बरतानिया में खाए गए हैं। बरतानिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आम पसंद किए जाते हैं। तो 6 माह में 17.97 मिलियन डॉलर के आम जो है वो बरतानिया में खाए गए। तो फलों का बादशाह जो है पसंद करने वालों में मुत्तहदा अरब अमारात भी शामिल है, ओमान है, जर्मनी है, कनाडा है, अफगानिस्तान है, कतर है और सऊदी अरब भी शामिल है। लेकिन बरतानिया ने सबको पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तानी जो आम है ख़रीदने में बरतानिया सर फहरिस्त रहा है, सबसे बड़ा मुल्क बन गया। और ये इंकशाफ वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने गुज़िश्ता 5 सालों में आमों की बरामदात की तफसीलात कौमी असेंबली में पेश करते हुए किया। तो एक अच्छा, हम ये जुनेद बात भी करते हैं, बिल्कुल अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम जो बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों को वो क्वालिटी आम की नहीं मिलती है, वो हमेशा यहाँ से बाहर भेज दी जाती है। कुर्बानी आप देते हैं, बाहर वाले तो खुश हो जाते हैं ना, लेकिन हमें भी मतलब ठीक है, इतने बुरे आम नहीं होते, लेकिन हमारे डिपेंड करता है के आम में वो बहुत लजीज कैसी हुई है, फसल कैसी हुई है, वेदर कैसा है। क्योंकि आपको पता है कि जो क्लाइमेट चेंजेस हैं पिछले कुछ सालों की वजह से आम की पैदावार उससे बहुत मुतासिर हुई है। अगर समटाइम ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा आंधी चल जाती है, समटाइम सही तरह से गर्मी उस तरह से ना पड़े या तेज़ बारिशें हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। वैसे भी जो हमारे मुल्क के आम हैं उनकी खुशबू और लज्जत सबसे मुख्तलिफ है। अगर आप दूसरे ममालिक में अपने जाकर आम टेस्ट किए हैं तो आम आपको बस पता ही चलता है कि साइज में बड़ा होगा, दिखने में खूबसूरत भी होगा, लेकिन जायका है, खूबसूरत होता है ना, वो मजे का असल चीज़ है जायके की और खूबसूरती भी नहीं है उस आम में जो हमारे यहाँ के। और मज़े की बात यह है कि जहाँ पे फेस्टिवल लगता है, सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, सैकड़ों अक़साम हैं आम की। हमें तो मेरे ख्याल में 4-5 या 8-10 अक़साम ही बताएं, जिसमें लंगड़ा है, जिसमें चौंसा है, जिसमें अनमरटोर है, सिंधड़ी है। तो ये मुख्तलिफ सीजन के हिसाब से, ये मतलब जिस वक्त गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं उसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम आती हैं, फिर जब मिड सीजन होता है, जब इख्तिताम होता है, तो ये ग्रेजुअली ये सारे वैराइटीज़ हम तक पहुँचती हैं। तो अल्लाह ताला ने इस बड़ी नेमत से पाकिस्तान को नवाजा है और दुनिया भर में बड़ी मांग है इसकी। बिल्कुल जी। और आम जो है वो आप पाकिस्तान के अंदर ही मुख्तलिफ तरीक़ों से खाते हैं। कभी आप मैंगो शेक बनाते हैं, कभी आप स्लाइसेस काट कर उसको खाते हैं, कभी आप सिर्फ उसका जूस बनाते हैं, कभी आप अचार बनाते हैं और कभी फिर आप मुरब्बे में इस्तेमाल करते हैं। तो
आम की जो खसूसियात हैं वो पाकिस्तानी आम की सबसे ज़्यादा हैं और इसी वजह से पाकिस्तानी आम शक्लो सूरत की वजह से भी, अपनी लज्जत की वजह से भी, अपनी जो उसकी मिठास है उसकी उसका वजह से जायका भी। है। और मज़े की बात आपको ये भी बताता हूँ कि सऊदी अरब हो गया और इसी तरह से यूके या अमेरिका, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे सारा साल तमाम ही फल जिसमें आम भी शामिल है बिल्कुल दस्तयाब होते हैं, लेकिन लज्जत वो नहीं होती है। लज्जत वो नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो एंजॉय करते हैं। और इस वक्त यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान में देखने वाले हैं वो शायद उनके मुंह में पानी आ गया हो, लेकिन इस वक्त अगर आपने वो स्टोर कर रखा है, फ्रीज कर रखा है, तो फिर तो शायद आपको निकालिए और खा लीजिए। निकालिए और खा लीजिए, अच्छा, अदरवाइज आपको लेकिन थोड़ा और हमें इंतजार करना जो हमारे काश्तकार हैं जो इसकी फसल काश्त करते हैं, जो मैंगो के बागात हैं जिनके, उनको ये कहना चाहेंगे कि नए से नए अंदाज में टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब तब्दील हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसकी मदद से आप मजीद आम की काश्त बढ़ा सकते हैं। और जिस तरह से अभी हमने 2025 में, 2024 में हमने जिस तरह से आम जो है वो एक्सपोर्ट किया है, मजीद आने वाले दिनों में भी हम बिल्कुल इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसके अंदर तमाम ही फल हैं, जिसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मसाला जाते हैं, तो इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रिए मुबादला कमाया जा सकता है, पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। मेरे ख्याल में दीगर चीज़ों पे सनत को तो तक़वियत देनी चाहिए, लेकिन जो ज़राअत है, जो पाकिस्तान के फल हैं, पाकिस्तान की सब्जियां हैं, पाकिस्तान के मसाला जात हैं, इसी तरह से जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो बहुत जाते हैं यहाँ से। और इस वक्त तो मौसम है सिट्रस फ्रूट्स का, तो वो भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर पसंद किए जाते हैं। और अब तो डिमांड है बीज के बगैर वाली, कि आपको ऑरेंजेस के अंदर बीज नहीं होने चाहिए, आपको बीजलेस, जो सीडलेस ऑरेंजेस हैं, वो पैदावार उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो बाहर है आप एक्सपोर्ट कर सकें। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक अहम इशू है, और वो इशू है जान बचाने वाली अद्वियात का। एक बार पहले भी हमने इस पे बात की थी, लेकिन पहले उज़र पेश किया जाता था कि जी डॉलर की प्राइस बढ़ने से रेट बढ़ गए, इंटरनेशनल मार्केट में जो रॉ मटेरियल है, जो सॉल्ट है मेडिसिन का, वो महंगा हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये मुद्दा है क्या, और इसकी वजह से हुकूमत अब तक खामोश क्यों है? डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। चलें, बाकी अद्वियात तो अगर महंगी हो जाएं तो गुजारा चलता रहता है, लेकिन जान बचाने वाली अद्वियात 50% महंगी हो जाना, और कुछ तो 75% महंगी हो गई हैं, और हुकूमत खामोश है इस पे। और साथ में एक जो पिछली बार उज़र पेश किया जाता था कि डॉलर का रेट मुसलसल बढ़ रहा है, इस बार तो डॉलर भी स्टेबल है, तो ज़रूरत क्यों पेश आई? आपको क्या लगता है? डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, तो जो इस वक्त मसला है ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात का, जिनकी कीमतें 50 से 75% बढ़ा दी गई हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त ज़रूरत क्यों पेश आई है ये कीमतें बढ़ाने की? क्योंकि डॉलर स्टेबल है, कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, आलमी मार्केट में भी कीमतें उस तरह से डॉलर की उस तरह ऊपर नहीं जा रही हैं, तो फिर हमें यहाँ पे एकदम से कीमतें 50 से 75% बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से रब्ता करने की। ये मामला बड़ा अहम है, मरीज़ परेशान है, पुरसान हाल उनका कोई नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो मायूब बात है, जो हैरत अंगेज़ बात है कि हुकूमत खामोश है, हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपको याद होगा जब इस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी तो एक स्कैंडल सामने आया था अद्वियात का, जिसके ऊपर वज़ीर सेहत को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था, लेकिन ये सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। और उस वक्त भी मामला यही था कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें कई 100 गुना बढ़ाई गई थी। एक बार फिर से ये सिलसिला हुआ है। ये गवर्नमेंट जो कि बहुत से दावे कर रही है, बहुत से वादे कर रही है, उसके अंदर सेहत के निज़ाम को बेहतर करना भी शामिल है, और जहाँ पर सेहत का बजट भी रखा जाता है और फिर इस तरह के मामलात हो जाना, सेहत का बजट इतना महदूद रखा जाना और हेल्थ के मामलात को इग्नोर किया जाना गवर्नमेंट की जानिब से, ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर भी जो मरीज़ ये अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे दामों अद्वियात, वो तरस रहे होते हैं अद्वियात के लिए, और डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि ये अद्वियात उनके अस्पताल में मौजूद ही नहीं है, और फिर उन्हें डबल से ट्रिपल प्राइस में बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। तो इस वक्त सेहत का निज़ाम हमारा सबसे कमज़ोर निज़ाम है, और हुकूमत की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है कि सेहत के निज़ाम को बेहतर किया जा सके और इन अद्वियात को यकीनी बनाया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर साहब, वजह क्या है, ज़रूरत क्यों पेश आई? 50 से 70% जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया और हुकूमत खामोश है। देखिए, हुकूमत इसलिए खामोश है कि हुकूमत का ही सब किया धरा है। प्रॉब्लम सारा ये है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो वो है, उनका जवाब है दवा की कीमतों का बढ़ाने का, वो मार्केट में जो डॉलर की कीमत बढ़ जाती है
उसकी वजह से दवाइयों की कीमत उनको बढ़ानी पड़ रही है। और वो उसकी रीज़न ये है कि जितने भी रॉ मटेरियल है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं दवाओं के, वो सारी बाहर से आती है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम पाकिस्तान के लेकिन डॉक्टर साहब रिसेंटली तो डॉलर बढ़ा भी नहीं है, स्टेबल चल रहा है काफी अरसे से। स्टेबल है। अच्छा, मैं वहीं आ रहा हूँ कि ये तो मैं उनकी एक स्टेटमेंट उनकी बात कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि डॉलर की कीमत चूंकि बढ़ रही है तो इसलिए हम, लेकिन अब कुछ अरसे से तो डॉलर की कीमत स्टेबल रहती है, उसमें कोई बढ़ती नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कीमतें हर दूसरे तीसरे दिन जो है दवाओं की वो बढ़ती चली जा रही है। और ये इसकी वजह यही है कि ड्रैब जो हमारा इदारा जो इनको कंट्रोल करता है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने इनको फ्री हैंड दे दिया है कि आप दवाओं की कीमत हर कंपनी अपनी मर्जी से कर सकती है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये हथियार डाल दिए हैं, बिल्कुल हुकूमत बेबस हो चुकी है और ड्रैप तो गैर फाल हो चुका ना। अगर वो अपना मकसद ही पूरा नहीं कर पा रहा, ना उनसे कंट्रोल में है या फिर उनकी अपनी मिली भगत है, तो इसका खमियाजा, इसकी सजा सिर्फ जो मरीज हैं वो भुगतेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, भुगतेंगे नहीं बल्कि भुगत रहे हैं मरीज का। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ कि अगर मरीज को कोई डायग्नोज हो जाता है किसी बीमारी का तो उसका इलाज वो दवा से ही करेगा। अगर उसका ऑपरेशन होना है तो भी उसमें दवाइयाँ या मटेरियल लगती है। तो हर चीज की कीमतें जो है वो, चाहे वो ऑपरेट हो रहा है या वो मेडिकली कोई ट्रीटमेंट हो रही है, तो वो जाता है, वो परसों जाकर वो अगर 100 रुपए की टैबलेट लेता है तो आज उसकी कीमत जो है वो 150 रुपए हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये सब कुछ गवर्नमेंट का किया धरा है, ये भी थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिएगा। और गवर्नमेंट का अगर किया धरा है तो फिर सुनवाई किस प्लेटफॉर्म पर होगी? देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है वो बारहा ये इंडिकेट करती रही है कि खुदारा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ बैठ के और इसको रेगुलेट करें। आपने जो टैक्स लगाया हुआ है दवाओं के ऊपर, जो इनकी जितनी भी चीजें होती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो शिकायतें हैं उनको दूर करें। और दोनों मिलके, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आवाम का सोचे, मरीजों का सोचे कि क्या हर मरीज ये दवा और ये जो काम हो रहा है कि रोजाना दवाओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये सिलसिला रुकना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई लिस्ट है कि कितनी ऐसी जान बचाने वाली अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ और कीमतों पर कितना असर पड़ेगा? जरा हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप बता सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक लिस्ट के अलावा एक पूरी समझ लें दवाओं की कीमतें, जितनी भी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे हो रही हैं, खासकर वो दवाइयाँ जो कि डेली लोग खाते हैं, मिसाल के तौर पे डायबिटीज के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि मुस्तकिल दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनको वो तमाम ऐसी दवाइयाँ वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। पेट की दवाइयाँ हैं, दर्द की गोलियाँ हैं, तो मतलब ये कि वो चीजें जो कि मरीज को लिखी जाती वो तमाम अद्वियात जो कि जिंदगी बचाने के लिए लाजिम है, वो तमाम अद्वियात इस वक्त महंगे दामों बेची जा रही हैं। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी जिम्मेदार हैं, फिर उसके साथ मेडिकल स्टोर्स वाले भी जिम्मेदार हैं, और फिर गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है जो कि जिसका काम है बिल्कुल। और जो इसको कंट्रोल अथॉरिटीज हैं, प्राइस कंट्रोल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, DRK ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो बैठे और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी अगर कुछ नहीं कर पा रही है तो गवर्नमेंट जो है वो खुद इसको, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सामने आए और वो इसके लिए कुछ इकदाम करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम आगे और कुछ बात कर लेते हैं मैट्रिक के जो आप गिला कर रही थी, शिकायत कर रही थी, सिलेबस तब्दील किया गया जी। हमारे वक्त तो इतनी ऑप्शंस नहीं थी, लेकिन अच्छी बात है हमारे बच्चों के लिए और एक साइंस और एक आर्ट्स का ग्रुप हुआ करता था, और हमारे पास दो ही ऑप्शंस थी, या तो हम साइंस पढ़ सकते थे या आर्ट्स पढ़ सकते थे। और मैं जब कल मैंने ये खबर मेरे सामने आई तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि यार आप फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ाई जाएगी, एग्रीकल्चर भी दोबारा मैट्रिक कर लें। सीरियसली मतलब दोबारा मैट्रिक। खैर ये तो मजाक की बात है, बच्चों के पास ऑप्शंस आ चुके हैं जी, 3 मजीद नए ग्रुप्स का इजाफा हो गया और मैट्रिक साइंस और मैट्रिक आर्ट्स के साथ अब मजीद 3 ग्रुप्स जो शामिल किए गए हैं, उसमें मैट्रिक तलबा के लिए हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंस और फैशन डिजाइनिंग ग्रुप, ये 3 ग्रुप मुतारिफ बिल्कुल जी। अगर तब होता तो मैं भी इससे फायदा उठाती। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाहिद वारसी साहब, माहिर तालीम हैं, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। शाहिद वारसी साहब, इस इकदाम को किस तरह से आप लेंगे? अभी तो बहरहाल बुक्स जो है वो छपेंगी, उसके बाद जो मार्केट में आएंगी और फिर इसके हवाले से जो तालीमी सेशन स्टार्ट होंगे, जो 3 ग्रुप्स ऐड किए गए हैं, लेकिन कितना पॉजिटिव समझते हैं बच्चों के हवाले से इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी, ये गवर्नमेंट का बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। उसकी वजह ये है कि बाकी दुनिया में, जिसमें हम अमेरिका को देखते हैं, यूके को देखते हैं, या सिंगापुर या इंडिया वगैरह को, ये सब इस पे पहले शिफ्ट हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। उसकी वजह ये है कि इसमें जो फ्यूचर के हिसाब से जिन चीज़ों की नीड है, जिस तरह आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, आपने फैशन डिजाइनिंग का जिक्र किया, या आपने यहाँ पे हेल्थ केयर का जिक्र किया, ये तकरीबन 4 के करीब सब्जेक्ट्स बनते हैं जिसको ये इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो इन सब्जेक्ट्स के नतीजे में बाद में ज़ाहिर इसका करिकुलम भी बनेगा, और उससे भी अहम बात ये है कि इन सब्जेक्ट के साथ साथ जो अनाउंसमेंट की गई है वो ये कि जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, ये उन्हीं को ट्रेन किया जाएगा, उनके पास पहले से क्वालिफिकेशन मौजूद है। तो इसके नतीजे में न सिर्फ ये कि एक नया करिकुलम बनेगा, नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। और इसके तो नतीजे इसके में लिए ये शायद वारसी साहब स्पेशलाइज्ड जो टीचर्स होंगे वो नहीं रखे जाएंगे, प्रोफेशनल टीचर्स नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि अगर हम देखें एग्रीकल्चर के जो तलबा होंगे उनको बाकायदा एक ट्रेनिंग या एक एजुकेशन की ज़रूरत होगी, फिर फैशन डिज़ाइनिंग है, फिर हेल्थ सर्विसेज हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर उन्हीं साथीज़ा को ट्रेन करके पढ़ाने के लिए ये सब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे तो उनके लिए भी मुश्किल होगा और स्टूडेंट्स तक भी वो नॉलेज नहीं पहुंच पाएगा जिस तरह से पहुंचना चाहिए? अच्छा, इसमें देखिए जो अनाउंसमेंट थी उसके अंदर जाहिर है कि गवर्नमेंट के पास ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी रखते हैं, जो आईटी का बैकग्राउंड रखते हैं। लेकिन जो लोग इंजीनियरिंग का या आईटी का बैकग्राउंड रखते हैं, उन लोगों को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो ये ज़्यादा अच्छा स्टेप होगा कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के नतीजे में उन्हीं के जरिए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए। इस तरह जाहिर है कि गवर्नमेंट के ऊपर लोड भी ज़्यादा नहीं होगा, और जो टीचर मौजूद हैं इस वक्त जो इन सब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड रखते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा स्टेप है। हाँ, अच्छा, फ्यूचर में ये जाके वारसी साहब, आपके ख्याल में ये 3 ग्रुप्स मुतारिफ करा देना काफ़ी है या और मुतारिफ होने चाहिए? साथ में क्या जिस तरह पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है जिसको आप कह रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी इकदाम है, दीगर सूबों को और पूरे विफाक लेवल पे भी इस ऑप्शन को इंट्रोड्यूस करवाया जाना चाहिए? अच्छा, मैं इस तरह से एक और भी बैकग्राउंड आपको बताऊं, और भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जिसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूं कि हिंदुस्तान में 2020 के अंदर ये हुआ है कि ये जो हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म किया है, जिसके नतीजे में उनका जो सिस्टम बना है वो बना है 5+3+3+4 कहलाता है, जिसमें इन्होंने ग्रेड 3 नर्सरी से ग्रेड 2 तक जो है एक अलग स्टेज कर दिया। 9th-10th में उन्होंने ये किया है कि मल्टीपल सब्जेक्ट ऑफर दे दिए हैं। आप इकोनॉमिक्स पे पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री के साथ, आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़ सकते हैं बायोलॉजी के साथ, तो वहाँ पे बेशुमार सब्जेक्ट के ऑप्शन है। लेकिन हमने इनिशियली जिन सब्जेक्ट्स को आगाज कर रहे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी फ्यूचर की जॉब के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह पाकिस्तान एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर साइंस को इंट्रोड्यूस कराया गया है, हेल्थ केयर को इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के हवाले से भी बात हो रही है, तो ये एज ए सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो फिलहाल जो 4 या 5 के जो ऑप्शंस हैं, ये अगर स्टार्ट हो जाते हैं, इनका करिकुलम बन जाता है, इनके टीचर्स ट्रेन जाते हैं, तो ये ठीक है। बाकी इसके अंदर मजीद सब्जेक्ट्स को और ऐड करने की जरूरत है। यूके में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका O लेवल्स A लेवल्स वगैरह आप कर रहे होते हैं, उसमें सब्जेक्ट्स के ऑप्शन ज्यादा होते हैं। ये पाकिस्तान में हमारे पास ही था कि या तो स्टूडेंट ने प्री मेडिकल में जाना था या प्री इंजीनियरिंग जाना था। अच्छा, ये अब निज़ाम एक पूरे initiative लिया है, पाकिस्तान में आवाज राइज हो होना गया है। चाहिए, एग्री करेंगे? जी, पूरे पाकिस्तान में रिपीट कीजिए। राइज होना चाहिए ये ऑप्शंस? बिल्कुल बिल्कुल राइज होना चाहिए। और जब हम कह रहे हैं कि ये तमाम सब्जेक्ट एक इनिशिएटिव है, ठीक है, एक प्रोविंस से एक इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को इसमें साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की जरूरत है। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये एक सूबे तक महदूद रहे, बल्कि तमाम सूबों को कोई भी अच्छा इनिशिएटिव है उसको फौरन अडॉप्ट करना चाहिए। शायद वारसी साहब, कब तक ये तमाम ग्रुप्स जो हैं ये भी ऐड कर दिए जाएंगे? देखिए, ये तो अब गवर्नमेंट के नेक्स्ट अनाउंसमेंट पे डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट इसको कितनी जल्दी इंट्रोड्यूस कराती है। लेकिन इस वक्त तक तो जाहिर है कि इसका करिकुलम एक पीसीटीबी को दिया जा रहा है, वो इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे। लेकिन अगर ये 2025 में इन 4 सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। लेकिन इस 1 साल के अंदर मजीद वर्किंग करने के बाद और ज्यादा ऑप्शन दिए जा सकते हैं, और उस दौरान बाकी प्रोविंस की जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनके साथ मीटिंग करके इसको नेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए मैं समझता हूँ, जिस तरह बात भी की गई है लास्ट 70 ईयर्स में के बाद, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान की जो पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त जो एजुकेशन का विजन पेश किया था, उसमें सिर्फ एकेडमिक चीज नॉलेज तो नहीं आपने था, बिल्कुल ठीक कही कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि आपने 3 मजीद जो है वो ग्रुप्स इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए ताकि बच्चों को सहूलत हो जाएगी, इससे बच्चे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उनको चूज कर सकेंगे। लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि हमारे पूरे ही निज़ाम तालीम को इस वक्त बदलने की ज़रूरत है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाने की, पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत
ज़रूरत है, कुछ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं या फिर हमारी जो हायर एजुकेशन है, अगर हम उसको देख लें तो वहाँ पर जब बच्चे पहुँचते हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ से निकलते हैं, वो प्रैक्टिकली जब अपनी फील्ड में आते हैं या अपनी स्टार्ट करते हैं जॉब्स, तो उसमें वो उतनी कारआमद उनकी एजुकेशन उनके लिए साबित नहीं होती है। तो क्या समझते हैं, क्या तब्दीलियाँ ओवरऑल होनी चाहिए? अच्छा देखिए, ये सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट्स की तब्दीली नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की तब्दीली है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। मसलन हमारा जो सिस्टम चल रहा है मेमोराइजेशन पे चल रहा है, रट्टा पे चल रहा है। अब जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या आईटी की चीज की बात करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो 21st सेंचुरी की स्किल है, जिसको प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा ने भी इंट्रोड्यूस करा दिया है, डिजिटल लिटरेसी है, तो इसके जरिए सिर्फ चंद सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराए जा रहे, बल्कि आप कर ये रहे हैं, जो मैंने इसमें देखा है वो ये है कि आपका थ्योरी कम है और प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि थ्योरी का पोर्शन जब आप कम दे रहे हैं, प्रैक्टिकल का पोर्शन ज्यादा दे रहे हैं, तो ये रोड लर्निंग, मेमोराइजेशन, इससे ये भी खत्म होगी, इनोवेशन बच्चों में आएगी, क्रिएटिविटी बच्चों में आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों में पैदा होगी, जो 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है। तो इसके नतीजे में पूरा एजुकेशन सिस्टम ही रिफॉर्म होगा। ये चंद सब्जेक्ट्स नहीं होंगे जिसमें बच्चे सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, बल्कि मैं ये समझता हूँ सिर्फ एक चीज़ है शायद साहब कि कि अभी ये ऑप्शंस मैट्रिक में रखी गई हैं, मैट्रिक में इन 3 ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जब वो मैट्रिक के बाद आगे बढ़ेंगे हायर स्टडीज़ के लिए, तो क्या ये सारे शोबे उनके लिए वहाँ पे भी मुंतज़िर होंगे? ये ऑप्शंस हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़ उनको प्रोवाइड करेंगी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें होता ये है कि जब आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक वोकेशनल का कॉन्सेप्ट होता है, एक टेक्निकल का होता है, जो आगे जाके जरा डिटेल में होता है। यहाँ पर ये होगा जब ये बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं या इंटर कर लेते हैं, तो इन स्किल्स के नतीजे में अगर वो जॉब मार्केट में जाना चाहेंगे तो इस वक्त जा सकेंगे। लेकिन जो बच्चे मजीद आगे जाना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि आगे भी बेशुमार वैरायटीज पैदा होंगी, इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर भी पैदा होंगी, दीगर फील्ड के अंदर भी पैदा होंगी। तो ये अच्छा, अभी जो हमारा निजाम चल रहा है, देखिए हम बीए कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, मास्टर्स करने के बाद 16, 17, 18 साल पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिलती। लेकिन इस इनिशिएटिव के बाद ये होगा कि अब आप 2-3 साल की एजुकेशन के बाद अगर जॉब छोड़ भी देंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो है वो सर्टिफिकेट आपके लिए बेकार हो जाएगा, बल्कि वारसी जिस तरह साहब, रिफॉर्म्स की बात हो रही है, है। रिफॉर्म्स की बात हो रही है वारसी साहब, तो क्या एग्जाम्स का तरीका कार उसके अंदर भी कोई रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि हमारा वही बोसीदा निज़ाम में तालीम जो है वो चला आ रहा है, तो हमारे जो इम्तिहानात हैं वो भी उसी तरीका कार के मुताबिक होते हैं, उनको भी क्या तब्दील किया जाएगा? जी, वो तो इसलिए भी चेंज होगा कि अभी तक जो थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसमें 30 नंबर का पेपर जो है, अगर मिसाल के तौर पे थ्योरी का है, 40 नंबर पेपर का प्रैक्टिकल का है, तो ज़ाहिर है बच्चे फिर मेमोराइजेशन के नतीजे में तो काम नहीं करेंगे, अब स्किल बेस्ड असेसमेंट होगी। तो बेसिकली आपकी जो एजुकेशन है वो कॉन्सेप्ट और मेमोराइजेशन से हटकर स्किल बेस की तरफ जा रही है, जो इस वक्त की जरूरत है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम तो लाजमी चेंज करना पड़ेगा आपको। बहुत शुक्रिया। बहुत शायद वारसी साहब हमारे साथ मौजूद थे। करते हैं कि खुशाइंद हो एक अच्छी ऑप्शन 3 नए ग्रुप्स का इंट्रोड्यूस करवाना, और इसको शायद वारसी साहब की राय है कि पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना जाना चाहिए, इनकलाबी इकदाम। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ डाइट प्लान्स की, और ये हम एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कौन सी डाइट आप स्मार्ट रहने के बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और किससे आप अपनी फैट भी रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर लेते हैं सेहत की, और सेहत की जो बढ़ती हुई बेदारी है वो बहुत ज़रूरी भी है। हर कोई ग़िज़ा की वजह से परेशान रहता है कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कोई बहाने करता है, बिल्कुल जी हमें मौका नहीं मिल रहा, हमें टाइम नहीं मिल रहा, कोई जिम जाता है, कोई बहाने करता है। जुनेद का जो बात थी वो इस तरह से थी, नहीं वो कोई एडमिशन करवा के सोचता है कि वो खुद ही स्मार्ट हो जाएगा, लेकिन बहरहाल सबके मसले अपने अपने फंडे अपने अपने, बहुत से लोग कोई नतीजा नहीं देखने की शिकायत करते हैं। मगर क्या ज़रूरी है, कौन सी डाइट होनी चाहिए, कौन सा डाइट प्लान फॉलो होना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट हैं मारिया खान, माहिर ग़िज़ाइयत। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मारिया, किस तरह से फिट रहना है, कौन सी डाइट परफेक्ट है, और वो लोग जो कि मजबूरन नहीं जा सकते जिम या कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, और फिर जो जा पाते हैं, सबके लिए क्या मशवरा है आपका? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीटो डाइट का। जी जी ज़रूर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपने जैसे मेंशन किया कीटो डाइट के ऊपर, एक फैड डाइट है। ये डाइट इजाद हुआ था आज से 100 साल पहले एपिलेप्सी के बच्चों को ट्रीट करने के लिए। तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको जो है इसका कंडक्ट किया जाता था, मगर अब इसको मिसयूज एंड अब्यूज किया जाता है। बल्कि कीटो क्या, एटकिन डाइट है, मेडिटेरेनियन डाइट है,
वीगन डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है। थोड़ा सा इसको elaborate भी करती जाइएगा अच्छा, मारिया कि इसमें क्या क्या होता है, क्या करना होता है इन तमाम डाइट्स प्लान में? इन सारे डाइट प्लान्स में अगर आप किसी एक फूड ग्रुप को, 3 बेसिकली फूड ग्रुप्स हैं, कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं, ठीक है? किसी एक फूड ग्रुप को आप बढ़ा दें और कम कर दें, सारों का फंडा इसी जो है ना प्रिंसिपल पे ये चल रहे हैं, फॉर्मूला एक है और इस तरह की ये सारी डाइट्स बिल्कुल भी अच्छा, सबसे पहले कारआमद नहीं आपने होंगी आप कीटो आपके से लिए। स्टार्ट करी थी मारिया, कीटो के अंदर क्या क्या डाइट प्लान आ जाता है, किस तरह से फॉलो करना होता है, पहले थोड़ा सा उसके ऊपर हमें ब्रीफ करें। सो देखें, कीटो डाइट है, अगेन ये जो कीटो के ऊपर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा फैट कंटेंट को आप बढ़ा देते हैं। 70% आपका जो है डाइटरी जो आप रिक्वायरमेंट हासिल कर रहे होते हैं वो फैट से कर रहे होते हैं, फिर प्रोटीन से और फिर कार्ब से। अब इसी तरह बाकी और डाइट्स में ये फॉर्मूला चेंज होता रहता है, कहीं प्रोटीन हाई होता है, कहीं पे कार्ब्स हाई होते हैं, कीटो में कहीं कितने कार्ब्स टाइम लो की होते हैं। फास्टिंग होती है ये भी बता दीजिएगा, एक दिन कितना की- टाइम भूखा रहना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको खाना होता है, और उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, पोर्शन वाइज किस तरह से डिवाइड उसको कर सकते हैं। तो कीटो का पहले थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो समझ पाए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अगर मैं देखें ये सारी डाइट्स है ना, इस सब में प्लस माइनस में ये सारे मसाइल हैं कि फॉर्मूला यही है कि इन तीनों में से किसी एक चीज को बढ़ा कम देते हैं। मुझे लगता है ऑडियंस को इस बात पे ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि इसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है उनके लिए, बिल्कुल उनकी ऐसे ही सेहत के लिए। तो जब आप इस तरह का कोई भी चीज करते हैं जहां पे आपने एक चीज को अहमियत दी और एक को कमी दी और ये करके आप कर रहे हैं, तो ये एक शॉर्ट टर्म गिमिक है। शॉर्ट टर्म में आपको कारआमद होगा मगर आपको लॉन्ग टर्म में इसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो आप जो है दोबारा से अपना जो वेट है और अपना फैट है उसको रीगेन कर लेंगे। इसके बरक्स आपको एक ऐसा डाइट का स्टार्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, हमेशा के लिए हो, जिससे आप एक बार बार जो है ना, लोग क्या होता है कि फिर वो वेट लॉस करते हैं, फिर वेट गेन करते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर गेन करते हैं, और वो उसको कहते सबसे हैं इफेक्टिव यो-यो। डाइट प्लान कौन सा है? हम असल में चाह ये रहे थे कि जितने भी हमने कम से कम ये 3 जो बताए हैं, जिसमें कीटो है, जिसमें इंटरमिटेंट है और जिसमें वीगन है, इसमें एक दिन का प्लान अगर आप डाइट प्लान बता सकें ताकि डिफरेंशिएट हो जाए कि कौन सा है, और फिर आप बता दीजिए कि कौन सा सबसे इफेक्टिव है। इन तीनों में से अगर मैं इफेक्टिव की बात करूं, ये तीनों इफेक्टिव नहीं है। ओके, तो कौन सा ये इफेक्टिव है तीनों वो बता इफेक्टिव दीजिए। नहीं है। तो सबसे जो इफेक्टिव प्लान है वो है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट जैसे इसका नाम है कि ये 3 फूड ग्रुप्स हैं, जैसे समझने की बात है ना। अगर देखें अब फैट ग्रुप है जिसमें सारी हमारे ऑयल्स आ जाते हैं, हमारे नट्स आ जाते हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स में हमारे सारे गोश्त आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, और आता है कार्ब्स में ग्रेन्स आते हैं जिसमें हमारे ये सारा बार्ले, आटा, जौ, ये सब कुछ आता है, ठीक है। अब इन तीनों को बैलेंस में खाएं, ये तीनों आपके डाइट में होने चाहिए। तो अक्सर आप जब सुनते हैं लोग कहते हैं नहीं जी कार्ब्स खत्म कर दिए हमने और हम कीटो पे चले गए, तो अब हमने रोटी छोड़ दी और अब हमने 70% मारिया, एक और जो चीज़ है जो लोग ये कहते हैं और मानते हैं कि एक तो वाटरमेलन डाइट होती है जो वो कहते हैं कि सुबह सिर्फ आपने सुबह दोपहर शाम सिर्फ वाटरमेलन खाना है जब भी आपको भूख लगेगी। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि एग डाइट की जाती है जिसमें एक एग और एप्पल और उसके बाद एक ग्रीन टी का कप पी लिया जाता है और यही 3 टाइम पे आप यही रिपीट करते हैं। इसी तरह से कौन सी इफेक्टिव है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि इससे बहुत जल्दी उनका वेट लॉस हुआ है और वो बहुत जल्दी स्मार्ट हो गए हैं, उन्होंने अपने जो गोल्स थे वो अचीव कर लिए हैं। आप जिसको कह रही हैं बैलेंस डाइट, उसके अंदर हम सब चीज़ें किस तरह से ले सकते हैं पोर्शन वाइज? किस तरह से हम मॉर्निंग की अगर बात कर लें तो हम ब्रेकफास्ट क्या लेंगे, लंच क्या लेंगे और डिनर क्या लेंगे, हम डिवाइड किस तरह से पोर्शन वाइज करेंगे इसको? बेहतरीन हो गया। ये सारे जो फ्रूट आपने जो डाइट किया, ये सारे फैट डाइट्स हैं, शॉर्ट टर्म में आपको काम करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। बेस्ट ये है कि आप सारे अल्लाह के बनाए हुए फूड ग्रुप्स को अपने डाइट में ऐड करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, चपाती, चावल, सब कुछ। सिर्फ आपने कम क्या करना है, वो चीज कम करनी है जिससे आपका जिस्म का चर्बी बढ़े, राइट? कॉमन सेंस ये कहता है। हमने आइडेंटिफाई ये कर ले, और वो आइडेंटिफाई करूं तो मैं आपको आसानी से ना 2 चीजें हैं जिसको आपने अवॉइड करना है। एक है बहुत ज्यादा तली हुई मुरगन गजाएं, डीप फ्राइंग को अवॉइड करें। डीप फ्राइंग से आपके खाने की कैलोरीज जो है इंक्रीज होती हैं। आपको पता है जैसे वो डीप फ्राइंग का बिल्कुल मिसाल ऐसे है कि एक छोटा सा बर्गर में KFC, मैकडॉनल्ड का लूं, एक छोटा बर्गर, एक छोटी सी फ्राइज, अपसाइज नहीं किया मैंने, ठीक है, और साथ में पेप्सी, ये छोटा सा सिंगल
जो मील है इसके अंदर 1800 से 2000 कैलोरीज है। ओहो। और उसके बरक्स अगर आप पूरा दिन जो है सुबह नाश्ता करें, उसमें तो मारिया चपाती फिर हो, बेस्ट उसमें नाश्ता फ्रूट्स क्या हो, है? वेजिटेबल्स हो। मारिया ओके, बेस्ट बेस्ट नाश्ता नाश्ता क्या है? आप सुबह सुबह स्टार्ट करें। बेहतरीन ये है कि सुबह स्टार्ट करें पानी से 2 ग्लास पानी के पिए। उस वक्त उसके बाद आप जो है चिया सीड, फ्लेक्स सीड, ये जो सारे सीड्स हैं उनको अपने, ये हेल्दी फैट है, उसको दही के अंदर दही के अंदर चिया सीड स्मूदी डालें, बना फ्लेक्स लें। सीड डालें, स्मूदी बना लें, उसके अंदर खजूरें डालें, 4 से 5 खजूरें डालें, 2 बनानास डालें, उसको ब्लेंड कर दें, उसको स्मूदी पी लें। एक वो ये पार्ट 1 है। फिर ठीक उसके है। बाद आप जो है एग्स का ऑमलेट बनाएं, थोड़े से हल्के से डॉट ऑयल के अंदर। ठीक है। वो ऑलिव ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, देसी घी हो, उसके अंदर एक डॉट ऑयल के अंदर अपना ऑमलेट बनाएं ब्राउन ब्रेड के साथ, या पूरी एक चपाती खाएं उस वक्त। उस एक चपाती के साथ उसको कंज्यूम करें, चाय पिए साथ में। और दूसरा जो ठीक है। जहर है जो आपने छोड़ना है वो है चीनी, ये जो हमारी रिफाइंड सफेद चीनी है ना। और फिर वो जो उसकी जगह ब्राउन चीनी शक्कर है का वो भी इस्तेमाल कर सेम लें? चीज है। वो जो ब्राउन चीनी है वो भी जी। सेम है, और शक्कर है वो भी सेम है। अच्छा। तो आप आपको पता है मीठा इसके ऊपर ना माइनस पूरी करने की रिसर्च बात हुई कर है। रहे हैं। मैं मीठा माइनस करने की बात कर रही हूँ। देखिए, चाय और कॉफी का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम अपने आप को जगाने के लिए करते हैं। दुरुस्त। और मारिया, ये हमने पानी जो के बाद ब्रेकफास्ट किया ये हमारा कंप्लीट हो गया। जो आपने स्मूदी बताई, पहले पानी के 2 ग्लास, फिर स्मूदी आपने बनवाई, और उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट में चपाती और या फिर ऑमलेट या फिर आप ब्राउन ब्रेड के साथ ले सकते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। और अब हम लंच की तरफ आ जाए। नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी एक और इसका एक और पार्ट भी है, ठीक है। बादशाहों वाला ब्रेकफास्ट है ना। एक मुट्ठी बादाम रात को आप भिगो कर रख लें, सुबह उठकर आपने क्या किया कि उसका वो पानी आपने खंगाल लिया, गिरा दिया। रात को हमने उसको भिगोया सिर्फ इसलिए था कि उसके ऊपर मैन हैंडलिंग में कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई डर्ट लगा है तो वो साफ हो जाए। आपने उसे छोटे से पाउच में डाल दें, उसे आप कैरी करें और साथ निकल जाएं फिर अपने काम पे। और मगर काम पे पहुंचते पहुंचते सुबह के 9 साढ़े 9 बजे तक उसको भी खत्म कर लें। वो ठीक है। आपका ब्रेकफास्ट वहां मुकम्मल होता है। अब हमारा लंच आ गया। सो तो लंच में हम फिर क्या हमारा ले लंच आ सकते हैं, गया। उसको भी पोर्शन वाइज जरा डिवाइड करके हमें बता दें। लंच में देखिए हमारा जो अगेन जो बेसिकली सब लोग जो है हम खाते हैं सालन हमारे, ठीक है। सालन हम खा सकते हैं, बेहतरीन है। अगर वो सब्जी का सालन है, गोश्त का सालन है, वो दालें हैं, बेहतरीन है आपके लिए। मगर हम सब ने ख्याल ये रखना है कि अगर हम उसे घर से लेके जा रहे हैं, कोशिश करें कि घर से लेकर जाएं, क्योंकि आपको पता होता है कि वो धुला अच्छा होगा, उसमें सफाई का ख्याल रखा गया होगा। सो तेल का कंजम्पशन कम करें। 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में या कोकोनट ऑयल में या देसी घी में अपना सालन बनाए। मैंने ना 1 टेबल स्पून में 10 लोगों की बिरयानी तक बनाई है और बड़ी जबरदस्त बनती है। और तो साथ तेल में जितना आप ये कम तो बिरयानी करेंगे, तो हो गई, लेकिन ये भी कहते हैं कि डाइटिशियंस के चावलों का इस्तेमाल कम से कम करें, आलू का इस्तेमाल कम से कम करें। तो अपने उस सालन के अंदर क्या इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, और साथ में इस्तेमाल क्या करना है? चपाती या फिर किसी ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर देसी आटा अगर इस्तेमाल करें वो कितना इफेक्टिव होगा? देसी आटा बहुत अच्छा है। देखें, रोटी आपने छोड़नी नहीं है, रोटी आपने लाजमी खानी है। रोटी आपको समझने की बात ये है, देखें अगर आपको अल्लाह ने पहले बिल्कुल परफेक्ट बनाया था ना, आपका एक बॉडी साइज था और वो फिर बढ़ गया, और वो जब बॉडी साइज बढ़ गया तो क्या बढ़ा? हड्डी तो नहीं बढ़ी ना, आपका फैट बढ़ा। तो हमें वो चीजें अपनी डाइट से कम करनी है जिनसे आपका फैट बढ़ता है। तो फैट किससे बढ़ता है? ऑयल से, बटर से, मार्जरीन से, इस सारी चीजें से। रोटी से नहीं बढ़ता। सो चपाती ऐड करें, पराठा नहीं बनाए। पराठा आपको आपका वेट बढ़ाएगा, आपका साइज बढ़ाएगा। सो मेन जो कल्प्रिट है वो सारा वो है ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल, मार्जरीन है, यस एग्जैक्टली, और मीठा है। और दूसरा जो कल्प्रिट है वो है चीनी। सो दिन को आप लंच करें, आप रोटी खाएं, साथ में सालन खाएं, सैलेड ऐड करें, बड़ा सा दही ऐड करें उस वक्त। बहुत से लोगों का ये स्टमक का ना बड़ा मसला होता है जी, कि बदहजमी है, जलन है, एसिड रिफ्लक्स है। आप उसको वो दही सुबह हमने ऐड किया, लंच में ऐड किया, आपका ये सारा दही का मसला ही हल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि लंच दही तो के हमारा अंदर कंप्लीट हो प्रोबायोटिक्स गया, है। लेकिन हमारे इसमें ग्रीन टी कहीं पर आपने ऐड नहीं की, तो क्या हम हर मील के बाद ग्रीन टी लेंगे? ये वेट लॉस करने के लिए ज़रूरी होता है या फिर ये इतना ज़रूरी नहीं है, हम इसको स्किप कर सकते हैं? ग्रीन टी एक मार्केटिंग गिमिक है। देखें, आपको पता है ये वेट लॉस के अराउंड 135 बिलियन US डॉलर की मार्केट है। क्योंकि
इट्स अ प्रॉब्लम ना, इट्स एन एपिडेमिक, ओबेसिटी इज एन एपिडेमिक, और इसको हल करने के लिए इतने बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है, ऑपरेशनल है, और वो हमारे माइंड्स के साथ, लोगों के माइंड्स के साथ खेल रही है। ग्रीन टी आपका वजन नहीं कम करेगा, वो सिर्फ एक टेस्ट के लिए आप पीना चाहते हैं कि यार कोई कुछ चाहिए गरम सा, कुछ टेस्ट सा, डिफरेंट फ्लेवर्स आए हुए हैं उसमें, और वो आप पी लें, उससे वजन नहीं कम होने। अच्छा मारिया, आप डिनर की तरफ आ जाएं। अगर हम डिनर जानना चाहें कि इसी को प्लान को फॉलो करते हुए हमारा एक अच्छा डिनर क्या होगा जिसमें तमाम पोर्शंस मौजूद हों, कार्ब्स भी हों, उसमें तमाम चीज़ें हों, फैट भी हो, तो क्या होना और डिनर का वक्त भी बताइएगा, क्योंकि हमारा डिनर शुरू होता है रात को 10 बजे के बाद, तो डिनर वक्त पे होना और क्या होना ये भी बताइएगा। और डिनर हमें कोशिश करनी चाहिए कि यार सोने से ना 3 घंटे पहले तक आप खत्म कर लें अपना डिनर। डिनर में अब हमने देखिए बात की, हमारा 3 से 4 कोर्सेज का ब्रेकफास्ट था, राइट? तो उसमें स्मूदी भी थी, एक पूरा नाश्ता था, फिर उसके बाद वो नट्स का पूरा था, लंच किया हमने। शाम में, बल्कि अभी शाम आपने मिस कर दी, मैं कह रही हूँ शाम में भी आज स्नैक्स का भी टाइम है, अभी टाइम है। शाम को भी ना आप एक स्नैक ऐड करें, आप वो शामी कबाब के अंदर, ब्राउन ब्रेड के अंदर एक छोटा सा सैंडविच चाय के साथ आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। आप काले चने, लेकिन मारिया हम तो पाकिस्तानी, हम स्नैक्स के अंदर ही इतना हैवी खा लेते हैं कि उसके बाद डिनर हम करते हैं जाके 11-12 बजे। तो अगर हम स्नैक्स को स्किप करते हुए हम 6-7 बजे एक अच्छा डिनर करके और उसके बाद अपना मुंह बंद कर दें, जिप कर दें, वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जब भी हम ना, अब मैं कह रही हूँ एक तरफ मैं कह रही हूँ 5 मील्स आप खाएं, ठीक है? आपको भूख लगी है, नहीं लगी है, इस टाइम पे चौथे मील का वक्त आ गया है, नहीं लगी है, कोई आप कहते हैं मैं इसको स्किप कर दूं, आपको क्या होगा, 5वें मील तक इतनी भूख लग जाएगी कि अब आप ना अपने आप को बिल्कुल यहाँ तक भर के खाएंगे, जो आपके फिर ना डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम देगा। और अक्सर वजह भी यही होती है, आपने जैसे रात को लोग ना 8-10 बजे जाके, 11 बजे जाके डिनर करते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं फौरन से। तो वो क्या हुआ, अब आप खुद देखें, पूरा दिन आपकी गाड़ी चल रही थी, सुबह लंच भी, कुछ लोग लंच स्किप कर देते हैं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। सो आप सुबह से गाड़ी की मिसाल लेते हैं, सुबह से गाड़ी चल रही है और आप उसे पेट्रोल नहीं ले रहे, रात को जाके आपने उसे गाड़ी जब घर में खड़ी की, आपने उसको ना पेट्रोल से लोड कर दिया। तो अब वो जो आपने रात को उसमें फ्यूल किया है, वो तो कभी भी आपकी बॉडी ने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया ना, वो तो स्टोर हुआ पड़ा है। सो उसके बरक्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि आप देखें 3 कोर्स का 4 कोर्स का ब्रेकफास्ट करें, शाही ब्रेकफास्ट करें, पोर्शन में डिवाइड कर दें अपने मील्स को और थोड़ा थोड़ा खाएं, एकदम से अपनी बॉडी को इतना फुल ना कर लें कि वो डाइजेस्ट भी ना हो पाए। बहुत शुक्रिया, मारिया खान हमारे साथ मौजूद थी। और प्लान्स तो आपने बहुत अच्छे बताए हैं, अगर इस पे अमल हो जाए तो मेरे ख्याल अहदाफ भी हासिल हो सकते हैं और रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन अमल करने से होगा। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। दुनिया की आबादी जो है वो 8 अरब, आखिर ज़मीन पर कितने इंसान रह सकते हैं? अगर 8 अरब आबादी है और उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा भी हो रहा है। बिल्कुल, और ये रिसर्च बताती है कि इस वक्त जो मौजूदा आबादी है 8.2 अरब, चंद बरसों में 10.8 अरब तक पहुंच जाएगी और दुनिया में जो लोग हैं 2080 तक ये जो दुनिया की आबादी है ये अपने उरूज पर होगी और फिर ग्रेजुअली इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी। तो जो हालिया बरसों में पैदा होने वाले लोग हैं, औसतन इनकी उम्र देखी जाए तो होगी 73.3 साल। उसके बाद फिर हर 4 अफराद में से एक शख्स ऐसे मुल्क में ऑलरेडी रहता है जिसकी आबादी पहले से ही अपने उरूज पर है। और जैसे कि हमारे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, हमारी पाकिस्तानी आबादी तो बचपन से हमें ऐसे हुजम के हिसाब से बहुत बड़ी है, जो एक्सीड है, लिमिट कर चुकी है, क्योंकि वसाइल भी तो मैटर करते हैं। ताहम 126 वसाइल और पाकिस्तान का हुजम, हम अपने एक शहर की कैपेसिटी देख लें, अगर कैपेसिटी 1000 लोगों के रहने की तो वहाँ पर 3000 लोग आबाद हैं। तो इसी तरह से हमारे डिफरेंट शहरों का ये इसलिए ऐसा लग रहा है शाल के जो हमारे मेन सिटीज़ हैं 4-5, उनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा आबादी आ चुकी है। छोटे इलाकों से, गांव देहातों से उनका बर्डन बढ़ चुका है। अगर तमाम इलाकों के अंदर सहूलियात हो तो ये इलाके तो लोग वहीं पर बसेंगे। बिल्कुल। जी हाँ। लेकिन जी आबादी बताया जा रहा है जिस रफ्तार से बढ़ रही है, बहुत ही क्राउडेड हो जाएगा हर इलाका, हर शहर, हर मुल्क। तो थोड़ा सा आबादी के ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और नाजरीन, एक सवाल है सबसे है कि माँ का लाडला
एक अच्छा शौहर क्यों नहीं साबित हो सकता। और ये जो लाइन भी बनी है ना, माँ दा लाडला बिगड़ गया, ये बिगड़े हुए बच्चे ख्वाहिश थी इशाल की, ये दरीना ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई है जुमला बोलने की। लेकिन देखें ये आजमाइश भी तो मर्द के लिए है। अगर वो अच्छा बेटा बनता है तो अच्छा शौहर नहीं बन पाता, अच्छा शौहर बनता है तो अच्छा बेटा नहीं बन पाता। तो ये शिकायतें कब तक रहेंगी, इसका हल क्या है? तो वन एंड ओनली डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पहले आप बताएंगे, आप एक लाडले बेटे हैं, बात कर रही हैं, लाडले बेटे हैं आप, आई विश, लेकिन आप हैं नहीं, इसका मतलब आप अच्छे शौहर साबित हुए हैं। ये भी जरूरी नहीं है। यानी कि जब आप बैलेंस करते हैं, जब आप चीजों को बैलेंस करते हैं तो ना आप अच्छे शौहर रहते हैं, ना आप अच्छे भाई रहते हैं, ना आप अच्छे बेटे रहते हैं। सब कुछ अच्छा होता है अगर आप बैलेंस हो जाते हैं। आप किसी की गलती है उसको गलत कहते हैं, जो सही है उसको सही कहते हैं, और आप रिश्तों में बैलेंस और तवाज़ुन तभी कायम रहेगा। अगर आप किसी एक साइड पर भी झुकाव अपना ज्यादा रखेंगे तो कोई एक साइड तो फिर खराब होगी, डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, इसे हम एक और दो तरीकों से देखते हैं इन चीज़ों को। पहली बात तो ये कि जो सबसे पहला रिश्ता था वो माँ बेटे का नहीं था, वो मियाँ बीवी का था। दुरुस्त। उसके बाद जो माँ की अजमत है वो भी इसी सूरत में है कि पहले वो किसी की बीवी बनेगी तो फिर उसे वो अजमत मिलेगी। तो मियाँ बीवी के रिश्ते को किसी भी सूरत में आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये तो पहली बात। दूसरी बात, दोनों ख्वातीन माँ और बीवी बहुत अजीम तीन खातून हैं। देखें कैसे, माँ उसने कोई 20, 22, 25 साल आपकी परवरिश की, खिलाया पिलाया, पता नहीं क्या कुछ आपके लिए किया, और उसके बाद एक नई लड़की के हवाले कर लिया, आप तेरा हो गया। मतलब उसकी उस जैसी अजीम खातून कोई नहीं हो सकती। दूसरी तरफ वो अजीम खातून जिसे 20-25 साल उसके माँ बाप ने खिलाया पिलाया पढ़ाया, वो उस एक जवान की खातर सबको छोड़ के यहाँ पे आ गई। इन दोनों की अजमत में कोई शक नहीं है, मगर ये दोनों अजीम ख्वातीन इकट्ठे नहीं रह सकती। प्रॉब्लम ये है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये इकट्ठे नहीं रह सकती। उसकी वजह क्या है? हमने अपनी जिम्मेदारियों और हुकूक की डिवीजन नहीं की। देने में, ईसार में, कुर्बानी में हमेशा विक्ट्री होती है। हमने सोचा कि छीनने में, झपटने में, अपना बनाने में, खींच के रखने में विक्ट्री होती है। एक खातून थी, उसे परिंदे पालने का बहुत शौक था। उसने बर्ड्स का एक परिंदा लिया, वो जोड़ा लिया उनका, तो उनसे एंजॉय करती, वो गाते गूते, वो बड़ा मज़ा आता उसे। तो एक दिन उसने एक परिंदे को प्यार करने के लिए पिंजरे से निकाला, उसे प्यार करने के लिए। डर था कि उड़ ना जाए, उसने बड़े ज़ोर से उसे पकड़ के रखा हुआ था। उसका दम घुटा और वो मर गया, जोर से पकड़ने से, अपने कब्जे में रखने के चक्कर में। अब वो खातून बड़ी परेशान हुई, दुखी हुई, तो उसने फिर दूसरे परिंदे को आज़ाद करने का फैसला कर दिया। उसने दूसरे परिंदे को निकाला और आज़ाद कर दिया। परिंदा हवा में उड़ा, 2-3 चक्कर काटे और वापस आकर घर की छत पर बैठ गया, और वहाँ आके उसने वो गाना गाया जो उससे पहले उस खातून ने। ये कोई अच्छा परिंदा था, वरना वो उड़ जाता वापस भी ना आता, ये भी होता है। नहीं, प्यार, उसे प्यार से ही मिला हुआ था। तो इस मेटाफर का जो आउटकम है वो ये है कि अगर आप लोगों को दबा के अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, गलती कहाँ से होती है डॉक्टर साहब? कौन पहल करता है गलती में? क्या माएँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हैं अपने बेटों से कि शादी के बाद भी वो चाहती हैं कि वो सारा वक्त जो है, वो सारी अहमियत जो है उनको मिले, या फिर बीवियां पहले से माइंड सेट करके आती हैं कि जी हमने इनको अलहदा करना है, या हमें सारी जो इनके पहले रिलेशंस हैं उनसे खींच खांच के अपने पास? एक तो 2 + 2 4 नहीं होता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। किसी जगह पर माँ जो है वो ज़्यादा पोजेसिव होगी, किसी जगह पर बीवी ज़्यादा पोजेसिव होगी, ये तो बदल सकती हैं चीज़ें। लेकिन एक बात है कि हमारे घरों में शौहर को खुश रखने के तरीके नहीं सिखाए जाते, शौहर को काबू में रखने के तरीके सिखाए जाते हैं। अगर शौहर को खुश रखना सिखाया जाए और शौहर को बीवी को खुश रखना सिखाया जाए तो ये अक्सर मामलात खुद ब खुद सेट। और यही फॉर्मूला बेटों के ऊपर भी है। जी, मेरे बेटों को मैं साथ अर्ज किया तो है आपको कि बीवी को खुश रखना सिखाया बीवी को खुश रखना, वही बात होगी ना कि वो बीवी को खुश रखे। हम लोग इसको ना बड़ा वो शर्म और हया में ले जाते हैं कि जी हम वो चीज़ें अपने बच्चों को सिखा ही नहीं पा रहे हैं कि बीवी, जिस तरह आपने बात कर दी कि बीवी को किस तरह से शौहर को खुश रखना है और शौहर को किस तरह से बीवी को खुश रखना है। यही एक अगर हम चीज़ सिखा दें तो मेरे ख्याल में रिश्ते ज़्यादा अच्छे और मजबूत चलेंगे। अगर एक बीवी को पता है कि मेरे शौहर को इस बात से तकलीफ पहुंचेगी अगर मैं उसकी वालिदा के साथ कुछ गलत कर रही हूँ या उसके रिश्तों के साथ कुछ गलत कर रही हूँ, तो वो बीवी खुद ब खुद रुक जाएगी। और अगर यही बात शौहर को पता हो कि मेरी बीवी को कोई चीज़ बुरी लग जाएगी तो तवाजुन कायम करते हुए ना बीवी की दिल आजारी करेगा और ना ही माँ की। लेकिन हम कंट्रोल की तरफ जाते हैं ना, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, बीवी को शौहर और शौहर को बीवी, हम एक दूसरे को कंट्रोल, वो कहते हैं थल्ले ला के रखना है, हम ये चाहते हैं, उन्हें खुश रखना है। गाड़ी के 2 पहिए आप कहते हैं, तो अगर वो ट्रेनिंग की जाए, कम्युनिकेशन की जाए, माएँ अपनी बेटियों को, माएँ अपने बेटों को, बेटे अपनी माओ को, बेटियाँ अपनी माओ को एतमाद में लें कि ज़िंदगी ऐसे गुजारी जाती है। हालात बदल गए हैं,
जो आज से 50 साल पहले के माइंडसेट थे, हमारा कल्चर था, आज वो नहीं है। तो नए कल्चर को अडॉप्ट करना, उसके मुताबिक ख़ानदान की अकाई को सलामत रखना, ये मियाँ और बीवी दोनों की ज़रूरत है। और माँ की सपोर्ट अगर मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा हो। अच्छा, ये जो माँ आज माँ है, कल वो बहू भी तो थी, उसने भी उन सारी चीज़ों को फेस किया होगा जो आज उनकी बहू कर रही है। तो फिर ऐसा शायद बदला ले रही है, शायद बदला ले रही है। बदला, ये कब तक ही बदला चलता रहेगा डॉक्टर साहब? इस बदले को रोकना किसने है और कब रुकेगा ये? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें मर्दों को करना पड़ेगा। ये कंट्रोल मर्द के हाथ में है कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज करता है। सही। हम ये तो कहते हैं कि हम मर्द हैं, हमें अल्लाह ने ये खासियत दी है, ये वाली सरदारी दी है, ये दिया, ये दिया। जब कंट्रोल की बात आती है, हम कहते हैं अम्मी जी ने कहा था, अबू जी ने कहा। खराबी यहाँ पे होती है। खराबी यहाँ पे है। देखें, माँ ने करना है, बेगम ने अपना रोल प्ले करना है, वो नंद भावज के जो रिश्ते हैं उन्होंने भी अपने अपने वो मामलात लेके चलना है। लेकिन आप मर्द हैं, उस चीज़ को बैलेंस करना, चीज़ों को कंट्रोल करना, उन्हें एक ख़ास दायरे से बाहर ना जाने देना, ये मर्द की जिम्मेदारी है। तो मर्द को चाहिए कि वो घर का सरबराह बन। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब आपने बात की है ना कि मर्द को चाहिए कि वो घर का सरबराह बने, हम ये देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि अगर कहीं पर कोई एक फ़र्द गलत है तो मर्द ने उसको गलत नहीं कहना, क्योंकि वो उसका फादर है, उसकी मदर है या उसकी बीवी है, वॉट एवर, इन तीनों में से या नंद में से कोई भी गलत है, तो आपने किसी एक को गलत नहीं कहना। वहाँ पर आके रिश्ते ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। वो जो एक तकलीफ़ की वजह बनती है किसी के अल्फाज या किसी का रवैया, वो बाद में इतना बढ़ावा उसको दे दिया जाता है कि किसी एक को गलत ना कहने की वजह से वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो वो कितना ज़रूरी है जो आपने मर्द के ऊपर जिम्मेदारी पूरी आयद की है ना, यहाँ पर मैं समझती हूँ कि वाकई मर्द की जिम्मेदारी है माँ, बीवी, बहन, उन तमाम रिश्तों में एक तवाज़ुन कायम करे और जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही कहे, तभी रिश्ते कायम रह सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते, फैमिली स्प्लिट हो जाती है। देखिए, दो भाई हैं, घर में 25 साल से इकट्ठे रह रहे थे, उसके बाद दोनों की शादियां हुई, साल 2 साल 3 साल के बाद घरों की अलहदगी की नौबत आ जाती है। माँ बाप अलहदा हो जाते हैं, बेटे अलहदा हो जाते हैं। वजह सिर्फ यही है कि आपने तवाज़ुन नहीं रखा होता। अगर आप नेक नियति के साथ गलत को गलत कह दें, अगर आप नेक नियति के साथ माँ को भी गलत कह दें, तो मेरा ख्याल है ये बुरा नहीं है। हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारे मुहावरे अजीबोगरीब हैं। फारसी का एक मुहावरा है, गिरफ्तन खताए बुजुर्गां बजाय खुद खतास्त, कि बुजुर्गों की गलतियों को पकड़ना बजाय खुद एक गलती है। लेकिन आप दूसरी तरफ सैयदना रसूल करीम की एक उनसे मंसूब रवायत देखें। उनसे किसी ने पूछा कि अरब की एक रवायत है कि अपने भाई का साथ दो, खा वो जालिम है या मजलूम। रसूल पाक ने कहा बिल्कुल ठीक है, अपने भाई का साथ दो, खा वो जालिम है या मजलूम। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा अगर वो मजलूम है तो उसके साथ शाना बशाना खड़े होना उसकी मदद है, अगर वो जालिम है तो उसका हाथ रोक देना उसकी मदद है, वरना वो क़यामत के दिन आग में जलेगा। अब अगर आपकी माँ गलत कर रही है, आपकी बहन गलत कर रही है, आपकी बीवी गलत कर रही है, आपका बाप गलत कर रहा है, और आप उस रिश्ते के एहतराम में उसे गलत काम से नहीं रोक रहे, तो आप उस रिश्ते से बेसिकली बगावत कर रहे हैं, उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो आपकी माँ को, बाप को, बीवी को क़यामत के दिन उसका प्राइस पे करनी पड़ेगी कि तुमने जुल्म क्यों किया। तो उनका हाथ रोक देना, उनके साथ रवैये कितने जरूरी हैं उनको देखना और समझना। अगर एक माँ है, मैं भी, मेरी भी वालिदा हैं या मैं भी किसी की बहू, अगर एक माँ ये सोचती है कि मेरी बेटी अगले घर जाके वो पुरसुकून ज़िंदगी इंजॉय करे, उसको बस तमाम आसाइशें मिलें और उसको किसी ससुराल का बर्डन बर्दाश्त ना करना पड़े, तो फिर वो ये क्यों नहीं सोचते कि बहू के लिए भी वही रूल्स या वही रेगुलेशंस या वही तकाजे होने चाहिए, वो भी सुख और सुकून की ज़िंदगी जिए। ये हमारी माओं का जो तजाद है उनके कॉल ऑफ फेल में, ये क्यों है और ये कब तक तो आप बताएं ना कि आप ऐसा क्यों मैं तो सास, मैंने तो अभी सास बनना है। लेकिन आप नेट प्रैक्टिस तो करना शुरू कर, ये अभी से सोचना चाहिए ना कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। देखिए, वही बात है जो मैं कह रहा हूँ ना कि हम ट्रेनिंग इस चीज़ की नहीं दे रहे। कुछ माएँ इस हद तक दखील होती हैं अपनी बेटियों के घरों में कि उनकी बेडरूम की बातें तक पूछना चाहती हैं, किचन की बातें पूछना चाहती हैं, कौन आए। भाई आपने उनकी शादी कर दी, अब उन्हें अपनी ज़िंदगी जी लेने दो। डॉक्टर साहब, क्या इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए? और हमारा दीन भी तो इस चीज़ की इसको इंकरेज करता है। जी लेने दो का मतलब ही यही है कि उन्हें आज़ाद कर दें। हम इस हद तक मुदाखलत करते हैं। देखें, सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हर तरह के केस गए, माँ बेटे का गया, भाई भाई का गया, बाप बेटे का गया, वगैरह वगैरह। क्या कभी सास बहू का झगड़ा आपने सुना कि उनके दरबार में गया? मैंने तो नहीं सुना। वजह यह है कि उस दौर में, उस कल्चर में जहाँ पर 4-4 बीवियाँ भी रखी जाती थी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी था, मगर उसके बावजूद हर एक को अपनी ज़िंदगी जीने का मुकम्मल हक हासिल था। शादी कर दी, ये तेरा हुजरा है, ये तेरा कमरा है, इस कमरे में यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, आपसे कोई नहीं पूछता कि तुमने क्या किया। हमारे यहाँ तो अपने बच्चे का नाम रखना का मसला पड़ जाता है कि अगर मामू के कहने पर रखूँगा तो चाचा नाराज़ है, नाना के कहने पर रखूँगा तो दादा नाराज़ है, और वो जिसकी औलाद है वो गरीब
कश्मकश में है कि अब किसके इस कहने बच्चे पर का नाम नाम रख के मैं किसको नाराज करूंगा, किसको साथ लेके चलूंगा। तो खुदारा शादीशुदा जोड़ों को उनकी जिंदगी जी लेने दें। दुरुस्त। अच्छा, अब हमने माँ के लाडले की बात की है। जब माँ का आपने लाडला, ये इशारा इनकी तरफ किया बार बार, जी, दो दफा बिल्कुल, ऐसा हुआ है। जी, नहीं वो हम दोनों की तरफ कर रही हैं डॉक्टर साहब, आप समझिए इस बात। अच्छा, आप ये जरा देखें कि एक तो होता है माँ का लाडला, एक होता है खामोश तबीयत होना। आपने कुछ कहना किसी को सीखा ही नहीं है, आप इतने खामोश तबीयत और इतने नरम मिजाज हैं कि आप ना अपनी बीवी गलत है तो उसको कुछ गलत कह सकते हैं, ना आपकी माँ गलत है आप उसको कुछ कह सकते हैं, ना बहन गलत है उसको कुछ कह सकते हैं। यहाँ पे माँ के लाडले को तो साइड पे कर सबसे दें। ज्यादा मजलूम तो फिर मर्द हुआ ना, मर्द हुआ, मैं उसके साथ तो मजलूमियत हमदर्दी की है। बात ये खामोश नहीं कर रही, मैं तो तबा- मसले का हल ढूंढ रही हूँ। ये खामोश तबा नहीं है, ये कमजोर तबीयत है। देखिए कमजोर तबीयत। हम लफ्ज सही चूज करेंगे उस बंदे को फिर, ताकि पता चले कि दर हकीकत ये मेरी कमजोरी है जिसे मेरी खामोश तबी कहा जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। जब आप किसी आदमी को बताएंगे कि तुम कमजोर हो, खुद में तुम्हें ताकत हासिल करनी है, छोटे छोटे फैसले करने हैं, ज्यादा बड़े ना सही, छोटे छोटे फैसले करने शुरू करोगे, छोटे छोटे स्टेप उठाने शुरू यस करें। यस 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 आपके इमोशनल मसल्स बिल्ड होंगे। जब आपके छोटे छोटे फैसले आप उन पर अमल करवा सकेंगे, फिर आप बड़े फैसलों पर भी अमल करवा सकेंगे। हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग चाहिए, शादी के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए ट्रेनिंग चाहिए, लीडरशिप के लिए ट्रेनिंग चाहिए, घर का होल्ड कर लिए ट्रेनिंग चाहिए, और किसी के होल्ड के साथ काम करने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा, बेटियों को क्या ट्रेनिंग दी जाए कि वो जाके ससुराल को, सास ससुर को और शौहर को खुश रख सकें, और शौहर को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो जाके अपनी बीवी को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स में और फैमिली में तवाज़ुन रख सके? सबसे ज़्यादा मसला खातून के लिए है, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में। उसकी वजह यह है कि खातून ने आके 20 लोगों में एडजस्ट होना है। मर्द ने जब कभी औरत के घर जाना है, अपने ससुराल जाना है, तो वो 15 दिन में एक दफ़ा जाना है, महीने में एक दफ़ा जाना है, और चंद घंटे के लिए जाना है और आ जाना है। वहाँ पे वो चेहरे पे मुस्कुराहट से जाके बैठ सकता है, किसी की नाखुशगवार बात को इग्नोर भी कर सकता है, उसके लिए बहुत आसान है। जब खातून आती है, वो घर में 5, 7, 8, 10 बंदे होते हैं और 20, 30 ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आसपास रह रहे होते हैं, उन सब के साथ एडजस्ट करना उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो लड़के के घर वाले हैं उन्हें खातून को स्पेस ज़्यादा देनी चाहिए। अच्छा, माँ की जिम्मेदारी, जैसे मैंने खातून की बात टोक दी इन्होंने कि कहीं नहीं, ऐसा ना वो हो आप ठीक कह रहे हैं। खातून की साइड में ले जाए पूरी बात को। अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, आपकी बात को नहीं बर्दाश्त हुई। सही मानते हुए जुनैद से। देखिए, जुनैद ये जो बात है ना ट्रेनिंग की, मेरे ख्याल में जब बच्चा जवान हो गया और फिर वो सारी चीज़ें छोटे छोटे स्टेप्स ले, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में जो माँ है, डॉक्टर साहब आप इससे एग्री करेंगे कि उसका अपने बेटे को वो तरबियत देना कि तुमने किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ को गुजारना है, किस तरह से फैसला साजी की अपने अंदर कुव्वत पैदा करनी है और किस तरह से बैलेंस क्रिएट करना है, अगर वो बचपन से ही वो ट्रेनिंग देगी तो तब जाके बड़ा के बस की बात नहीं है। बच्चा सीखता है कि उसका बाप उसकी माँ से क्या ट्रीट कर रहा है, देख माँ क्या कैसे रहा है, बिहेव घर कर का रही environment है, क्या है। माँ के बिल्कुल रिश्तेदारों से बाप कैसे मिलता है और बाप बिल्कुल के ऐसे। रिश्तेदारों से माँ कैसे मिलती है। ये है सेटिंग रोल मॉडल्स। आप जो एग्जाम्पल सेट करते हैं, बच्चा बेसिकली उसे फॉलो करता है। अगर आप एक दूसरे का एहतराम करते हैं तो बच्चा भी बड़ा होकर अपने रिश्ते का एहतराम करेगा। आप देख लीजिए कि क्या वजह है कि जो गार्ड है, चौकीदार है, सब्जी वाला है, वो हमेशा चाचा होता है। गार्ड चाचा से कहना, क्योंकि सुना ही वही है। गार्ड चाचा है, और चंदा मामू होते हैं। हाँ, गार्ड चाचा है। आपने यहाँ पर भी वो रख दिया कि ससुराली रिश्तों को माँ क्या नहीं, पता। आप जो पेश कर रहे हैं, देखिए घर घर के चल रहे हैं ना, वो सब्जी वाले चाचा के पास जाना, वो गार्ड चाचा के पास जाना, वो मामू नहीं है। वो यार, ये बड़ी गहरी कभी- बात कर दी आपने। आपने कभी सुना तो मुझे बता दें। वो डॉक्टर साहब, ये इतनी गहरी बात आपने कब सोची है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये माओ ने दिमाग में डाला है कि चंदा मामू है एग्जैक्टली, और गार्ड चाचा है। लतीफे फुफियों के बारे में बने हुए हैं। आपने खाला के बारे में कितने लतीफे सुने हैं? मैं तो यकीन माने अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तमाम खालाओं के बारे में बनाती, क्योंकि मैं अपनी खालाओं से सबसे ज्यादा तंग हूँ। आप पर हमें एतमाद मेरी नहीं ऑनर है। कह दिया अब आप आपके- पर एतमाद नहीं है। आप वेंसडे वाले दिन फ्राइडे की शर्ट पहन के बैठी हैं। डोंट टॉक। हमें आपके कॉलो फेल में बहुत तजाद है। अब आप बताएं। है कोई देखिए, जवाब? अब आप देखें कि ये चीज़ भी कि आपने आज फ्राइडे, मैंने आज फ्राइडे की शर्ट पहनी, आपने इसको कितना नोटिस किया, तो आने वाले दिन में कि आगे आने वाला फ्राइडे है, ये आपको इंडिकेट करना था, पहले से आपको इशारा देना फ्राइडे आने वाला है, ठीक है? ये उसकी तैयारी के लिए। उसकी तैयारी के लिए कि अगर फ्राइडे औरत आने अपनी वाला गलती है। मान ले तो उसे औरत को हो जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपसे वो पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है कि एक वो गलती, एक वो चीज़ है जो कि शादी से पहले सबकी होती है और शादी के बाद सिर्फ मर्द की होती है, तो वो क्या चीज़? गलती
गलती होती है। तो ये आपने खुद ही अपना डॉक्टर जवाब साहब दे दिया। को आपको इनकी यहाँ पर सलाहियतों में मर्द कोई शक को मर्द को आप गलती सुधारने का मौका अगर दे दिया जाए, अगर उसकी कुछ गलतियां कुताहियां इग्नोर कर दी जाएं, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या तरीके से, किस तरीके से अपनी फैमिली को लेकर चलना चाहिए, बेहतरीन तरीका क्या है वो आप बेहतरीन, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हमें खातून को लेवरेज देनी पड़ेगी, उसने नए माहौल में आके एडजस्ट होना है। हर घर के फ़र्द का मिजाज मुख्तलिफ है, तो मेरा ख्याल है कि नई आने वाली के लिए हर फ़र्द को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। माँ बाप को, बहन भाई को, हस्बैंड को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप अगर उसे स्पेस नहीं देंगे तो वो कभी भी आपके घर में एडजस्ट नहीं हो सकेगी। दूसरा, उसे बाहर से आने वाली कंसीडर ना किया जाए। निकाह हो गया है, अब वो आपके घर में आ गई, अब उससे हट के अब मीटिंग्स क्यों करते हैं कि मैंने आपस में मीटिंग करनी है, तुम ज़रा बाहर बैठो बेटी, साथ बेटी भी कही जाए, बाहर भी बिठाई जा रहे हैं। उसे अहमियत दें, उसे जिम्मेदारी दें, उसे खुश रखें। उसे खुश और जो एक रखेंगे, बेगम एहसास को खुश दिया रखेंगे जाता है, तो घर खुश रहेगा। जो एक एहसास दिया जाता है कि लड़की का कोई घर नहीं है, वो माँ बाप के घर में भी मेहमान थी, फिर वो आगे शौहर के घर में आई है तो वहाँ पर भी वो शौहर का घर है या उसके घर वालों का घर है, वो मेहमान है। और फिर जब बेटे की शादी हो जाएगी तो बहू आके वो उसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। औरत के सबसे ज़्यादा घर होते हैं, माँ बाप का घर भी उसी का है, भाई का घर भी उसी का है, शौहर का घर भी उसी का है, बेटे का घर भी। देखें, खुदा न खास्ता बेगम की लड़ाई हो जाए तो वो किसके घर जाती है? अपना घर कह के, माँ बाप के। माँ बाप नहीं है, फिर वो किसके घर जाती है? भाई के। बेटा बड़ा हो गया तो वो किसके घर जाती है? बेटे के। शौहर की लड़ाई जब वो किसके घर जाता है? ओ, ये दुख बहुत बड़ा है। वो होटल चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके चाय खाना में बैठने लग दूसरा जाएगा। कमरा हो अवेलेबल तो उसमें चला जाए, बस तो या किसी दोस्त के पास। खातून हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है। हर आदमी का, वो बेटा है, भाई है, माँ बाप हैं, शादी के बाद भी उसे सपोर्ट करते हैं। इवन यहाँ तक रवायात में है कि सैयदना रसूल करीम से मंसूब के बहन के घर जाकर तो खाली हाथ ना जाया करो, बेटी के घर जाओ तो कुछ लेके जाया करो। बेटी के लिए नहीं है कि बाप के घर जाओ तो लेके जाया करो, बहन के लिए नहीं है कि बाप के घर लेके जाया करो। चलें जी, जो आपने बताया आज वो हम चाहते हैं कि जो हमारे देखने वाले, सुनने वाले हैं उस पर अमल करें और अपने रिश्तों को और इन शॉर्ट समझ में यही आया कि जो मर्द है उसको बैलेंस क्रिएट करना होगा, उसकी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अगर सास अपना किरदार अदा कर रही है, बहू या बीवी अपना किरदार अदा कर रही है, तो मर्द को भी अपना किरदार अदा करना होगा ताकि चीज़ें सही आगे चल सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब कुछ बात हो जाए एक ऐसी खातून की जिन्होंने मिसाल कायम की है दुनिया भर की ख़वातीन के लिए। अपने बेटे के साथ उन्होंने डिग्री हासिल की है, क्योंकि जिस वक्त उनकी शादी हुई थी बहुत यंग एज में, तो वो फर्स्ट ईयर में थी, और जिस वक्त उन्होंने एफएससी करके बीएससी में दाखिला लिया, बीएससी के रिजल्ट से कुछ दिन कबल ही उनके यहाँ पहली बेटी की विलादत थी, जिसके बाद उन्होंने गोमल यूनिवर्सिटी में बैचलर और मास्टर्स डिग्री की डिग्रियाँ हासिल की, और फिर रफ़िया पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान पास करके सीनियर साइंस टीचर बनी। और फिर 1998 में उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, और जिस दिन एमए का वायबा था उसी दिन उनके बेटे अब्दुर्रहीम की पैदाइश भी हुई है। तो ये तमाम संग मील और वाइवा आपको पता है लेने के लिए एग्जामिनर को वहां पर जाना पड़ा, जच्चा के पास जाना पड़ा, और फिर उन्होंने वो वाइवा उनका कलेक्ट किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है और काबिल तहसीन बात भी है कि एक माँ ने किस तरह से अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज नहीं किया, अपनी डिलीवरी के दौरान भी वो इस पढ़ाई को जारी रखे हुए थी। साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर रफ़िया नाज़। किस तरह की फीलिंग है अपने बेटे के साथ डिग्री हासिल करना? और अब तो माशाल्लाह आप कई संग मील अबूर कर चुकी हैं, हमारी माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए एक रोशन मिसाल हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हम जानना यही चाहेंगे कि ये कैसा एहसास है, कैसी फीलिंग होती है अपने बेटे के साथ ही डिग्री का हासिल करना, और वो सारे जो आजमाइशें, जो चैलेंजेस आपने देखे हैं, छोटी उम्र में शादी हो जाना, फिर अपनी डिग्रीज़ को, अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना, कितना मुश्किल था ये सारा सफ़र? आपने कहा कि एहसास क्या से कि जैसे अगर आपके बच्चे हो जाते हैं तो खातून या अपने आप को बूढ़ा समझना शुरू कर देती है। तो जब मैंने अपने बेटे के साथ डिग्री ली तो मुझे उस वक़्त माँ तो मैं थी ही, लेकिन मुझे ये खुशी महसूस हो रही थी कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी की, और मैं आज अपना एक अपनी मेहनत का समर लेने जा रही हूँ। तो डेफ़िनेटली ये एक बड़ी खुशी की और एक अपने आप में उमंग और जज़्बात की
जिसे कहते हैं ना ताजगी वाली फीलिंग्स थी। अच्छा डॉक्टर रफिया, हम ये देखते हैं कि आजकल माएँ ये सोच कर कि अब शादी हो गई है, पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं रही, या फिर हम घर के कामों में, जिम्मेदारियों में इतनी उलझ गई हैं कि हम अब पढ़ाई आगे करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा। उनके लिए आप एक ज़िंदा मिसाल हैं। तो आपने उन चैलेंजेस का सामना किया, ज़रूरत थी इसकी या फिर शौक़ और लगन था पढ़ाई का जो आपको इतना आगे तक लेकर गया? जैसे पहले तो सच्ची बात है, जैसे कि शादी हुई तो वालिदैन और ससुराल दोनों का घर का माहौल इस तरह था कि कोई माशी कोई मसाइल दरपेश नहीं थे, लेकिन शौक और जज्बा ही था, लगन ही थी कि जिस पे आगे गई। लेकिन अल्टीमेटली जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो अब मैं समझती हूँ कि ये मेरा, मैं इकोनॉमिकली भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, और ये तालीम जो है वो मेरे लिए, चूंकि मैं एक मुलाजमत पेशा खातून हूँ, तो अपनी मुलाजमत में आपको एक्सीलेंस हासिल करने के लिए जो है अपनी आप को एकेडमिकली के लिए भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो मैंने जो अपने तीनों एग्जाम जो है वो थ्रू कमीशन के क्वालिफाई किए, तो हर उसके लिए मुझे जो है ना, अच्छा, कितना चैलेंजिंग था, कितना मुश्किल था बच्चों की परवरिश करना, घर गृहस्थी को देखना, अपने ससुराल की जो जिम्मेदारियां हैं, हस्बैंड की जो जिम्मेदारियां हैं वो देखते हुए अपनी स्टडीज़ को भी साथ साथ लेके चलना? सर मुश्किल तो था ही बहुत ज़्यादा, लेकिन वही बात है कि हिम्मत करें, चीज़ सब कुछ मुमकिन होता है। और ये सिर्फ आपके अपने टाइम मैनेजमेंट की बात है। तो मैंने अपने टाइम को बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ था। जैसे मैं घड़ी की सुइयों के साथ चल रही होती थी। मैंने अपने बहुत ज़रूरी कामों की लिस्ट बना के रखी होती थी कि पहले ये करने हैं, उसके बाद आगे करना है। बच्चों के साथ बच्चों को देखना, उनके स्कूलों में मीटिंग्स अटेंड करना, या अगर खुद किसी और वजह से मसरूफ़ हो तो अपनी किसी मतलब अपने जो अपनी इन-लॉज़ में किसी से रिक्वेस्ट करना। तो फैमिली का भी, जॉइंट फैमिली भी थी शुरू में, बाद में इंडिविजुअल भी हुई, अकेले भी हुई, लेकिन ये था कि करती रही हूँ, और मेरे साथ बाकी लोगों ने भी किया। ये भी कहा जाता है डॉक्टर रफिया कि जब माँ अपने शौक पूरे करना शुरू कर दे, जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं या जॉब से रिलेटेड हैं या कोई अदर शौक हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं, फैमिली इग्नोर हो जाती है। तो कहीं आपको हस्बैंड की तरफ से ये शिकवा सुनने को मिला या बच्चों का शिकवा सुनने को मिला कि मम्मा आप अब घर पे बैठे हैं या हमें तवज्जो दें, या फिर आपके इन लॉज की तरफ से, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रही हैं, तो उस वक्त किस तरह की सपोर्ट आपको सबकी तरफ से मिली या फिर कहीं शिकवे शिकायतें भी हुई? शुरू में देखें, जब हर नया काम शुरू होता है तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मिसमैनेजमेंट, लेकिन ये है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि टाइम मैनेजमेंट की थी, और मैं लकी भी हूँ कि बहुत से मामलात में कि लोगों ने साथ किया। तो यहाँ आप एक छोटी सी एक लतीफ़ा भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मेरे अपने एमए के एक एग्जाम हो रहे थे और मेरी बेटी के पेपर हो रहे थे एफएससी के, तो होती तो मेरे हस्बैंड एक दिन बड़े लाड से अपनी बेटी के पास बैठ के, कहते बेटा दिल लगा के पढ़ना, अभी आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। तो मेरी बेटी ने यूं गौर से उनको देखा और कहा पापा मेरे पेपर खत्म हो गए। तो मुझे पता होता था, मेरे बच्चों की हर चीज का पता होता था, पापा को इतना पता नहीं होता था, लेकिन मुझे पता होता था, क्योंकि मैंने, और मुझे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज दिन तक मेरे बच्चों में से किसी ने ये नहीं कहा कि जी आपने हमें इग्नोर किया, क्योंकि मैंने हर एक बच्चे को उसकी मतलब पूरी स्पेस में रखा है और उनके साथ रही हूँ। तो मेहनत करनी पड़ती है, डेफिनेटली थकना पड़ता है, लेकिन टाइम आप मैनेज करना शुरू कर दें तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो है अच्छा होता है, स्वीट रिजल्ट होता है। दुरुस्त। और आपके बच्चे आपके साथ पढ़ते भी रहे हैं, उसके बाद आपकी बेटियां तो आपके साथ यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ती भी रही हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं और माशाल्लाह से जी माशाल्लाह से। और ये जिंदा मिसाल है उन खवातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए जो कि शादी को काउज़र बनाकर अपनी पढ़ाई को छोड़ देती हैं या पूरा नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए आप एक मिसाल हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रफिया नाज हमारे साथ मौजूद थी, और ये वो बाकमाल माँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को साथ रखते हुए, अपनी फैमिली को संभालते हुए, तमाम चीज़ें मैनेज करते इस मकाम तक पहुंची हैं कि एजुकेशन भी अपनी हासिल की है, कमीशन से वो उन्होंने अपने तमाम तर जो एजुकेशन है वो मुकम्मल की है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारी उन बच्चियों के लिए मिसाल भी है। फैमिली को भी साथ लेकर चली हैं, तो ये ज़बरदस्त मिसाल है हमारी माओं के लिए, बहनों के लिए। आगे बढ़ते नाज़रीन, कुछ बात हो जाए लाहौर के दरवाज़ों की, जिनकी तादाद कितनी? 12 दरवाजे हैं। और लाहौर के जो 12 दरवाजे हैं, लाहौर इनके अंदर ही मोहित था और इनके अंदर असल लाहौर जिसको कहा जाता है वो बेसिकली उन 12 दरवाजों से गुजर कर ही आप था। और जो बाकी जो अब लाहौर आप देख रहे हैं, ये एक्सटेंड होता लाहौर है, तो उन 12 दरवाजों का हम जो जिक्र कर रहे हैं, पहले हम देखते हैं और कितने बच गए हैं उनमें से दरवाजे, उनके बारे में भी जानते हैं।
ये थी खूबसूरती पाकिस्तान की शान लाहौर, और लाहौर की शान ये 12-13 दरवाजे। अच्छा, मुझे लग रहा था कि 12 दरवाजे हैं, उसमें एक का इजाफा हो चुका। उन्होंने 13 कर दिए हैं। वैसे मुझे भी 12 दरवाजों का पता था। हम भी लाहौर में ही बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि उसके 13 दरवाजे हो गए। लेकिन जो भी लाहौर आए, अगर उसने 12 दरवाजे या 13 दरवाजे नहीं देखे तो मेरे ख्याल में आपका जो लाहौर का टूर है वो मुकम्मल नहीं होगा। जब भी आइए इनको देखिए, और जो तारीखी दरवाजे भी मुकम्मल एक अपनी असली हालत में मौजूद हैं, आप निकलिएगा और उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। देखने से ताल्लुक रखते हैं। और बड़े बड़े दरवाजे, और ये वाकई में मौजूद दरवाजे हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं हम बता रहे कि दरवाजे, ये बाकायदा बड़े बड़े हुजम वाले दरवाजे नस्ब किए गए थे जो कि प्रोटेक्ट करते थे लाहौर शहर को, और वो कुछ उनमें से कुछ अभी भी मौजूद है अपनी असली हालत में। तो आप भी टूर कीजिए और पूरे लाहौर को एक्सप्लोर कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म। आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।